क्या हाल है दोस्तों? कैसे हुए सब लोग? तो भाई हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और इंटीग्रेशन में हमने डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ लिया था। उसके बाद में आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, जैसे अपन ने डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन देखे थे ना, कि अलग अलग तरीके से अलग अलग जो यूज़ है उसके डिफरेंशिएशन के। सिर्फ मैथमेटिकल टर्म्स ही नहीं, हम फिजिक्स में किस तरीके से उसको यूज़ में ले सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ में कैसे उसको रिलेट कर सकते हैं, ग्राफ से में उसका स्लोप निकालना, है ना, रेट ऑफ चेंज निकालना। उस तरीके से हमने उसके डिफरेंशिएशन के यूजेस देखे थे, है ना। उसी तरीके से हम देखेंगे जो इंटीग्रेशन जो हमने सीखा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है उसमें इनिशियल फाइनल लिमिट फिक्स होती है, तो उसमें हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिलती है। और जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसमें हमें फैमिली ऑफ कर्व मिलता है। तो उस तरीके से अगर हम देखना चाहें तो हमें जो यूज यहाँ पे इंटीग्रेशन के देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। समझ में आ गई बात? अब अगर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अगर तुमने पिछले लेक्चर नहीं देखे, इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 1 जहाँ पे तुमने इंटीग्रेशन करना सीखा हो, वो नहीं देखा हो तो एक बार जाके देख लेना। और रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंशिएशन जैसे खत्म होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे काफ़ी शानदार लेक्चर लिया था मैंने, अगर वो देखना चाहो तो एक बार देख लेना। एडवांस लेवल के प्रिपरेशन में ओलंपियाड में बहुत हेल्पफुल होगा। दो दो तरीके से हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेरिवेशन करा था, और उसके जो रियल यूजेस हैं अपने फिजिक्स के अंदर, वो हमने उसके अंदर पूरे डिटेल में करा हुआ है। तो वो जाके देख लेना, उसके लिए चैनल विजिट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल अगर नए हो तो। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे सारी क्लासेस की लिंक वगैरह या फिर सारे क्लासेस के अपडेट्स, जो ये क्लास में अभी तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये तुम्हें पूरे के पूरे रिटर्न नोट्स ऐसे कैसे जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो, कि वो तुम्हें अगर चाहिए हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट्स तुम्हें यहीं मिलेंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और उसके बाद में 10:30 पे, कितने बजे, 10:30 पे, 10:30 PM पे माफियाज डाउट किलर पे, ये डाउट ग्रुप अपना टेलीग्राम पे, इस पे आके तुम अपना डाउट पूछ सकते हो क्लास से रिगार्डिंग, या फिर जो भी है। तुमने कोई फिजिक्स में कोई क्वेश्चंस करे हो उससे रिगार्डिंग, कोई तुम्हें डाउट हो किसी भी तरह की प्रिपरेशन से, नीट जेई की प्रिपरेशन जैसी भी हो, उसमें कोई भी डाउट हो तुम आके पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी आज का लेक्चर इंटीग्रेशन पे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस, है ना। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्या है कि इंटीग्रेशन के यूजेज अगर हम देखें तो हम फिजिक्स के अंदर कुछ अलग अलग तरीके से इसके जो यूजेस करेंगे, उनमें ये बेसिक यूजेस हैं जिनकी कैलकुलेशन हम बार बार करेंगे। पहला जो है, किसी भी कोई भी ग्राफ तुम्हें दे रखा होगा, तो ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पे वो कितना एरिया प्रोजेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस पे कितना एरिया प्रोजेक्ट कर रहा है। कोई भी ग्राफ हो या किसी भी रैंडम शेप का कैसे एरिया निकालें, है ना। रेक्टेंगल का एरिया तुम्हें पता है, सर्कल का एरिया पता है, वो कैसे आए, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे निकल के आया, एलिप्स का एरिया पाई इंटू ए इंटू बी कैसे निकल के आया, वो सब इसी से निकाले जाते हैं, है ना, इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो जो कॉम्प्लेक्स शेप्स होती हैं या ग्राफ्स होते हैं, उनके जो एरिया कैलकुलेट करे जाते हैं वो इंटीग्रेशन की हेल्प से करे जाते हैं। 3D अंदर जो सरफेसेस हैं उनका सरफेस एरिया, उनका वॉल्यूम, है ना, यानी कि जो तुम बात करो, अगर सरफेस एरिया निकालना हो तुम्हें स्फेयर का, तो स्फेयर का एरिया 4 पाई r स्क्वायर क्यों होता है, सरफेस का एरिया, उसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब क्यों होता है, डिस्क का सरफेस एरिया पाई r स्क्वायर क्यों बनता है। तो ये सब डेरिवेशंस, ये सब चीज़ें इंटीग्रेशन की हेल्प से कैलकुलेट करी जाती हैं। हम जो कौन होते हैं, कौन का वॉल्यूम, कौन का सरफेस एरिया, ये सब चीज़ें ड्राइव कर सकते हैं इंटीग्रेशन की हेल्प से। साथ में एवरेज वैल्यूज, तुमने एवरेज स्पीड वगैरह 9th-10th क्लास में सुना होगा। एवरेज स्पीड कैसे हो, एवरेज स्पीड एवरेज एक्सेलरेशन क्या होंगी, कैलकुलेट करी भी होंगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वो किस तरीके से किसी भी फंक्शन का कोई एवरेज वैल्यू कैसे डिफाइंड होता है और कैसे कैलकुलेट करा जाता है, वो सब इनके एप्लीकेशंस होते हैं। आरएमएस वैल्यूज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज, ये सब इसके जो हैं लिखे हुए हैं, ये तीनों के तीनों इसके एप्लीकेशंस हैं। समझ में आ रही बात? तो ये एप्लीकेशन में सभी में हम इंटीग्रेशन यूज में लेंगे, यानी कि ऐसे फंक्शन जैसे अगर इस रेक्टेंगल का एरिया पूछो, तुम पता है, तुम सीधे सीधे बता दोगे, लेकिन सर्कल का एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, इलिप्स का एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, पैराबोला का एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, इस तरीके के एरिया, यानी कि जो इरेगुलर शेप्स होती हैं, उनमें जब भी कैलकुलेशंस करनी होती हैं एरिया वॉल्यूम की, एवरेज फंक्शन वगैरह की, तो हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। तो बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं इसमें, बेसिकली वी यूज इंटीग्रेशन, अगर मैं
इसको आसान भाषा में समझना चाहूँ तो बेसिकली वी यूज इंटीग्रेशन टू कैलकुलेट सम ऑफ बहुत छोटे वेरी वेरी स्मॉल जो वैल्यूज होती हैं, है ना, उनको ऐड करने में। और वेरिएबल फंक्शंस के अंदर क्योंकि चीज़ें वेरी कर रही होंगी तो हम छोटे छोटे एलिमेंट लेकर के उनको ऐड करके हम वो वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो वेरिएबल फंक्शंस में हम इंटीग्रेशन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ इन्फिनिटी स्मॉल। अगर हम बोलें इन्फिनिटेसिमल यानी कि हम बोलें वेरी वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फंक्शंस। समझ में आ गई ये बात? इसका मीनिंग क्या है, ये बात इसका भी मीनिंग समझें कि मैंने क्या लिखा है। जब वेरिएबल फंक्शंस होंगे हम सबसे पहले छोटी छोटी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे उस फंक्शन के अंदर और उन सब छोटी छोटी वैल्यूज को ऐड करेंगे, है ना। और जब ऐड करेंगे तो वो एडिशन एक तरीके से इंटीग्रेशन कहलाता है। यानी कि अगर मान लो एक बेसबॉल का डंडा है, ठीक है, इस तरीके से है, इसका हमें टोटल मास या टोटल वॉल्यूम वगैरह जो भी कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे, ये छोटे छोटे एलिमेंट ऐसे, इन सब के छोटे छोटे एलिमेंट्स के हम अगर वॉल्यूम निकालना है तो छोटे छोटे एलिमेंट्स के वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो एरिया इंटू हाइट होता है या फिर एरिया इंटू लेंथ। तो लेंथ तो मान लो बेसबॉल के बैट की तुम लेंथ निकाल लोगे, लेकिन इसका वॉल्यूम 3D में है, मान लो ये इस तरीके से है, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए तुम एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ का एरिया अलग है, यहाँ का एरिया अलग है, यहाँ का एरिया अलग है। तो इस तरीके से जब एरिया बदल रहा होगा तो तुम किस एरिया से मल्टीप्लाई करोगे? किसी से नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे और बहुत छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। तो इन छोटे छोटे पार्ट में, यानी कि इस पार्ट की बात करूँ तो इस पार्ट में एरिया यहाँ की इस लेफ्ट वाली लाइन पे देखो चाहे राइट वाली लाइन पे लगभग सेम सा, ये बहुत छोटा सा पार्ट करा तो एरिया में कोई चेंज आया नहीं, लेंथ रेडियस में कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। तो इस तरीके से छोटे छोटे एलिमेंट, इसका अलग से वॉल्यूम निकाल लूंगा, इसका अलग से निकाल लूंगा, इसका अलग से, इसका अलग से, और फिर उनको ऐड कर दूंगा। और ये एलिमेंट इतने छोटे हैं जो मैं दिखा रहा हूँ इससे भी बहुत छोटे हैं। मैं बताऊँ तो एक तरीके से इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करने वाले एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल पास पास वाले। तो इसमें होगा ये कि इतने छोटे एलिमेंट्स होंगे हमारे पास में कि ज़्यादा चीज़ें वेरी कर नहीं रही होंगी उस एलिमेंट के अंदर। तो जब चीज़ वेरी नहीं कर रही होगी तो जब वेरी नहीं करे तो एरिया इंटू हाइट उस छोटे से एलिमेंट में लगा देंगे और फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे इस तरीके से। समझ में आई क्या बात? ये हम काम करने वाले हैं, इंटीग्रेट करना मतलब हम छोटी छोटी वैल्यूज़ को फिर हम ऐड करेंगे। ये काम हम इंटीग्रेशन में करने वाले हैं। समझ में आ गई क्या बात? क्या मीनिंग है इसका देखते हैं ना। लेट वी हैव, हमारे पास एक डेरिवेटिव है, कोई फंक्शन था dy/dx, उसका डिफरेंशिएशन है y डैश, है ना, y डैश से लिख देते हैं या फिर f डैश x से लिख देते हैं। चलो मान लो y डैश जो डिफरेंशिएट होके आया वो फंक्शन f(x) है। अगर कोई डिफरेंशिएट होने के बाद में कोई फंक्शन f(x) आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जो dy है, dy जो बनेगा वो f(x) इंटू dx बनेगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम, इसको इंटीग्रेट करते हैं हम, ये f(x) dx बोलूँ या फिर मैं बोलूँ y डैश इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये जो f(x) या फिर y डैश होगा, x की अलग अलग वैल्यूज़ पे y डैश की बोलूँ या फिर f(x) की वैल्यूज जो आएंगी वो अलग अलग आएंगी। तो हमें ये अलग अलग वैल्यूज़ के हिसाब से हमें ये इंटीग्रेशन सोल्व करना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या होगा, ये जो इसका इंटीग्रेशन है वो हमें क्या डिनोट कर रहा होगा? मैं क्वेश्चन लिखूँ अगर तुम्हारे लिए, व्हाट डज इंटीग्रेशन ऑफ ये दिस फंक्शन f(x) dx या फिर बोलो इंटीग्रेशन y डैश dx, ये फंक्शन जो है, सो व्हाट डज दिस फंक्शन शोज इन ग्राफ, ग्राफ के अंदर इसकी क्या वैल्यू है और ग्राफ के अंदर इसका क्या मीनिंग है, हमें वो देखना है। इसमें ध्यान से सुनना, अगर मैं कोई जनरल ग्राफ ले लेता हूँ y इक्वल टू f(x) का, ठीक, y इक्वल टू f(x) एक जनरल ग्राफ बना लेते हैं, x एंड y के बीच का रिलेशन, ये x ये y, और ये ग्राफ बना लिया मान लो हमने, ठीक है, ये मान लो ये ग्राफ बना लिया हमने। इस ग्राफ के अंदर इंटीग्रेशन f(x) dx क्या है? ये जो ग्राफ है ये y डैश इक्वल टू f(x) का है। यानी कि जो dy/dx के अंदर जो फंक्शन बना था ना, ये वाला फंक्शन dy/dx के अंदर जो फंक्शन है, इस फंक्शन का
इसकी जो ग्राफ है इसका ग्राफ बना रहे हैं हम, और इसको फिर dx से मल्टीप्लाई कर दिया, तो y इंटू डी एक्स ये हमें क्या बता रहा है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स क्या बता रहा है। तो ये y इक्वल टू वाई डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ये ग्राफ है। और इसमें dx क्या बताता है, देखो dx अगर तुम देखोगे तो हमने डिफरेंशिएशन में सीखा था dy होता है y में बहुत छोटा सा चेंज और dx होता है x में बहुत छोटा सा चेंज। तो जो dx होगा वो dx x में बहुत छोटा सा चेंज है। x में बहुत छोटा सा चेंज होने का मतलब कि किसी जनरल x पे जाने के बाद अगर मैं कोई छोटा सा चेंज करूंगा x में, मान लो x की ये वैल्यू थी और इस वैल्यू पे x की इस वैल्यू पे मैं x में छोटा सा चेंज करूं dx चेंज करूं, तो ये डिफरेंस जो आया, या फिर मैं बोलूँ इसको थोड़ा सा सही से बना लूँ तो तुम्हें चीज़ें ढंग से दिख जाएंगी। इस तरीके से बना लेता हूँ मैं, मान लो ये x है और x के बाद में जो इसमें चेंज आया वो x में चेंज करा मैंने dx, तो ये जो विड्थ है यानी कि ये जो डिफरेंस है ये dx है, ये हो जाएगा चेंज इन x है। dx जो है वो चेंज इन x, और ज़्यादा सही तरीके से लिखूँ, ज़्यादा डिटेल तरीके से लिखूँ तो वेरी स्मॉल चेंज इन x, वेरी स्मॉल चेंज इन x है dx। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूंगा, जस्ट लेफ्ट वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट तो x था, तो ये वाले में dx से बढ़कर ये कोऑर्डिनेट x प्लस dx हो गया होगा ना यार, ऐसा बोल सकता हूँ ना मैं कि मैं लेफ्ट में x से राइट में x प्लस dx पे गया हूँ। तो उस हिसाब से y में देखो, y में थोड़ा सा चेंज आया है। हमें ये चेंज के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो मान लो x की वैल्यू x पे, x की वैल्यू x पे कोई y की वैल्यू y थी, ये मान लो कोई y की वैल्यू y थी x की वैल्यू x पे, तो x प्लस डी एक्स पे कोई y की वैल्यू y प्लस डी वाई हो जाएगी। जब मैं y में थोड़ा सा चेंज x में थोड़ा सा चेंज करूँगा तो y में कोई थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पे ये y था और इस y में डी वाई का चेंज आया है, ठीक है, ये y था और उसमें से छोटा सा चेंज जो है ये डी वाई है y पे। x वैल्यू x रखने पर y आया और उसमें x में छोटा सा डी एक्स करने पर y में छोटा सा डी वाई आ गया। अब y इंटू डी एक्स, वाई यानी कि ये वाली जो हाइट है वो तो y है और ये वाली हाइट y प्लस डी वाई है। इस छोटे से एलिमेंट में देखूं तो ये डिस्टेंस जो है ये dx है और ये जो डिस्टेंस है ये dy है कि नहीं है। तो अगर मैं इस छोटे से एलिमेंट को जूम इन करके देखूं, इस छोटे से एलिमेंट को अगर मैं जूम करके देखता हूं तो x में जो चेंज है वो तो dx है और जो y में चेंज है वो dy है। और फिर ये ग्राफ, और ये ग्राफ नियरली स्ट्रेट लाइन है, ये उसमें डिफरेंशिएशन में सीखा था हमने कि ये दो छोटा सा चेंज है, ये दोनों पॉइंट बहुत पास पास के हैं तो y में जो चेंज आएगा बहुत कम आएगा, तो ये लीनियर ग्राफ की तरह ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन की तरह ज्वाइन कर रहे होंगे। तो ये सीधा एक तरीके से हमें सीधा सा कर्व दिख रहा होगा छोटे से डिस्टेंस में। तो ये जो एलिमेंट है ये x में चेंज dx है, ये जो एलिमेंट है ये dy है और ये हमें दिख रहा है। अब ये जो स्ट्रिप बनी है ना, ये स्ट्रिप जो बनी, इस स्ट्रिप में देखो हम एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स यानी कि वाई डैश इंटू डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे ना, ये है यहाँ पे वैल्यू y जो कि है एफ ऑफ वाई डैश एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, x की वैल्यू रखने पर एफ ऑफ एक्स आया। इसमें जो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बनाएगा, देखो एफ ऑफ एक्स यानी कि वाई डैश लिख लो एक तरीके से, वाई डैश है ये, वाई में चेंज फिर डी वाई डैश प्लस डी वाई डैश इंटू डी एक्स करेंगे तो क्या बनेगा, ये जो स्ट्रिप बन रही है इस स्ट्रिप को ध्यान से देखें, अगर हम इसको बाहर निकाल लें, इस स्ट्रिप के अंदर ये छोटा सा ट्रायंगल एक बनेगा ऊपर और नीचे बन रहा है एक रेक्टेंगल, ठीक है। अगर इस छोटे से स्ट्रिप का, इसका अगर एरिया लिखना चाहूँ, छोटे से स्ट्रिप है इसका छोटा सा एरिया डी लिख दूंगा, तो इसकी विड्थ कितनी है dx और इसकी ये हाइट कितनी है y, तो dx इंटू वाई डैश, इसकी हाइट y डैश है, ठीक है, इनटू में उस ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या लिखूंगा, हाफ इंटू उसका बेस है dx और उसकी हाइट है dy। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सिंस dx एंड dy ये वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, तो dx मान लो 10 टू द पावर, अगर मान लो फॉर एग्जांपल dx भी 10 टू द पावर, dx मान लो 10 टू पावर माइनस 5 के ऑर्डर का और dy 10 टू द पावर माइनस 5 के ऑर्डर का है, मान लो इतने छोटे हैं, तो dx इंटू डी वाई ये तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की ऑर्डर का हो जाएगा, मोर लेस
और भी छोटा हो गया। अगर और भी छोटा हो गया तो क्योंकि दो बहुत छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू और एक से छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो छोटा ही होता है। तो एक से छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, तो हम इसको इस मल्टीप्लिकेशन को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ये टेंडिंग टू जीरो है। समझ में आई क्या बात? तो जो डी ए बनेगा इस स्ट्रिप का एरिया डी ए, ये डी ए लिखा जा सकता है वाई डैश इंटू डी एक्स, या फिर मैं लिखूँ एफ ऑफ एक्स, इसकी जो वैल्यू है इंटू डी एक्स, ये स्ट्रिप का एरिया बन जाएगा। समझ में आई क्या बात? तो ये जो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है वो इस स्ट्रिप का एरिया था एक्चुअल में। जो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनेगा उसमें एक छोटी सी स्ट्रिप जिसका विड्थ डी एक्स है उसका एरिया है। अब ऐसे ही बहुत सारी स्ट्रिप अगर मैं बना लूँ और सभी के छोटे छोटे डी ए निकाल लूँ और अगर मैं उनको ऐड करूँ तो क्या मुझे एक बड़ी विड्थ का एरिया मिल सकता है क्या? कैसे? ये ग्राफ देखो, ध्यान से देखते जाना और अपने नोट्स बनाते जाना। अगर नहीं लिख पाए हो तो वीडियो पॉज करके लिख लेना, है ना। आगे चलते हैं। अगर मैं ऐसे बहुत छोटे छोटे एलिमेंट बना लूँ, इस बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स के अंदर, इन बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स के अंदर हुआ क्या है कि मैंने एक छोटा सा एलिमेंट पहले ये बनाया, इसमें छोटा सा वाई में डिफरेंस आया, उसमें छोटा सा वाई में डिफरेंस, ये बहुत छोटे छोटे एलिमेंट मैंने लिए हैं। इनमें वाई में जो डिफरेंस आएंगे वो बहुत कम आएंगे, तो ऊपर जो ये छोटे छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं ना, ये ट्राइंगल हम वाई इंटू डी एक्स करेंगे तो हम उस ट्राइंगल के एरिया को मिस कर रहे हैं। बट क्योंकि हमारे एलिमेंट और बहुत बहुत छोटे हैं, बहुत बहुत छोटे होने की वजह से जो ट्राइंगल बनेंगे उनके देखो ये नियरली 0 0 एरिया के ट्राइंगल्स बनेंगे। समझ में आई क्या बात है? नियरली 0 0 एरिया के ट्राइंगल्स बनेंगे एज कम्पेयर टू स्ट्रिप। इस ट्राइंगल का एरिया बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो तुम इस स्ट्रिप के एरिया में इस ट्राइंगल के एरिया को हटा करके नीचे बचे हुए रेक्टेंगल के एरिया को लिख सकते हो। और अगर इस तरीके से करोगे तो फिर तुम यहाँ से लेकर के एक तरीके से तुमने कौन सा एरिया कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से लेकर के ये कर्व ऐसे गया, ये ऐसे आया और ये ऐसे आया, तुमने ये पूरा एरिया कैलकुलेट कर दिया। बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया? अगर छोटी छोटी स्ट्रिप्स का एरिया कैलकुलेट करके ऐड कर दिया तो अब जो छोटी छोटी वैल्यूज को एडिशन करना होता है वो तो इंटीग्रेशन होता है। तो अगर हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है मान लो x1 से x2 तक का, तो इस एरिया को क्या लिखेंगे? एरिया को लिखेंगे f ऑफ x1, यहाँ से x की वैल्यू x1 से लेकर x की वैल्यू x2 तक, है ना। और ये चलता रहेगा, मान लो ये xn, मान लो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स बना दिए तुमने, तो x की वैल्यू xn तक ये चलती जा रही है। तो मैं अगर लिखूँ f ऑफ x1 इंटू डी एक्स, ये तो पहला डी आ गया, पहली स्ट्रिप का एरिया, यानी कि यहाँ पे x1 रखूंगा तो ये वाला y आ जाएगा, x2 रखूंगा तो ये वाला y, x3 रखूंगा तो ये वाला y, और अलग अलग x की वैल्यू आगे आगे रखता जाऊंगा तो अलग अलग y आते जाएंगे और उनकी स्ट्रिप को एरिया से हाइट से मल्टीप्लाई करते जाऊंगा dx को, उन स्ट्रिप्स का एरिया आता जाएगा। तो वही कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? f ऑफ x1 इंटू डी एक्स प्लस f ऑफ x2 रखेंगे अगला इंटू डी एक्स प्लस f ऑफ x3 रखेंगे इंटू डी एक्स, और ये ऐसे चलता जाएगा। समझ में आ गई क्या बात? इस तरीके से f ऑफ x n इंटू डी एक्स, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n बहुत ज़्यादा होंगे, यानी कि जितनी ज़्यादा छोटी स्ट्रिप्स बनाओगे उतना ज़्यादा ये छोटा ट्राइंगल बनेगा, जितनी छोटी स्ट्रिप लोगे उतना छोटा ट्राइंगल बनेगा और उतना कम हमारा एरर होगा फाइनल आंसर में। भाई अगर तुम बड़ी बड़ी स्ट्रिप बना लोगे, ये एक स्ट्रिप बनाई, ये एक स्ट्रिप बनाई, तो इसमें ये वाला एरिया तो तुमने खा ही गया, ये तो तुम लिखोगे ही नहीं। स्ट्रिप के एरिया में तुम ये वाला y इंटू ये डी एक्स करोगे तो ये एरिया ही आएगा, तो तुम इस छोटा सा एरिया जो ऊपर बनेगा उसको तुम हटा ही दोगे। तो वो जितना बड़ा स्ट्रिप होगा वो उतना बड़ा ट्राइंगल तुम हटा रहे हो, मतलब उतना बड़ा गलत कैलकुलेशन कर रहे हो तुम, और जितनी छोटी स्ट्रिप होगी उतना छोटा ट्राइंगल तुम हटा रहे हो, उतनी सही कैलकुलेशन है तुम्हारी। समझ में आई क्या यार? ठीक है। तो इस तरीके से, तो अब ये जो छोटे छोटे कैलकुलेशन बनेंगे, एरियाज होंगे, इन सबको ऐड करने के लिए हम इंटीग्रेशन हम समीशन लगाएं सबसे पहले कि f ऑफ एक्स आई, किसी भी एक्स आई पे जा करके डी एक्स विड्थ लेकर के, और उस आई की वैल्यू 1 से लेकर के और n तक हम उसका समीशन कर देंगे छोटे छोटे एरियाज़ का, और ये बन जाएगा हमारे पास टोटल एरिया। समझ में आ गई क्या बात? ये टोटल एरिया बन जाएगा। बट हमें इस छोटे छोटे एरियाज़ को ऐड करने का तरीका जो होता है, ये जो समीशन होता है, समीशन जो होता है ये यूज़ में लिया जाता है। समीशन किसके लिए यूज़ में लिया जाता है? यूज्ड फॉर डिस्क्रीट एडिशन। डिस्क्रीट एडिशन यानी कि अलग अलग हमें तुम्हें ऐड करना है, अलग अलग ऐड करना है, इसका अलग लिखो, ठीक है, इस वाले एलिमेंट का अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, ऐसे लिख लिख के अगर ऐड करना है तो समीशन यूज में लिया जाता है। उसका एक्सपेंशन होता है, उन सबको ऐड करते जाओ, आई की अलग अलग वैल्यूज लिख 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 करके। लेकिन हम कैलकुलेट कर, हम सीख रहे हैं कि बहुत इन्फिनिटली स्मॉल जो एलिमेंट्स होंगे उनका एडिशन,
उसमें dx बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा तो उसका कॉन्टिन्यूस एडिशन हो गया, एक तरीके से कॉन्टिन्यूस एडिशन, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज का कॉन्टिन्यूस एडिशन। बड़ी बड़ी वैल्यूज का एडिशन में तो जंप बड़े आएंगे, छोटी छोटी वैल्यूज के एडिशन में जंप छोटे छोटे आएंगे, तो वो कॉन्टिन्यूस सा एडिशन हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? तो जो इंटीग्रेशन है, अगर मैं बोलूँ इंटीग्रेशन, ये सिंबल बोलूँ या फिर बोलूँ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन हम यूज लेते हैं फॉर continuous addition of very small वैल्यूज का कॉन्टिन्यूस एडिशन करने के लिए हम इंटीग्रेशन लिखते हैं। यानी कि जो छोटा छोटा एलिमेंट्स का एडिशन लिखा जा रहा है, इसको मैं समीशन का साइन ना लगा करके इंटीग्रेशन का साइन एफ ऑफ एक्स डी एक्स लगा सकता हूँ, और एक्स की वैल्यूज अलग अलग रखता जाऊँगा। इसमें मैं एक्स की वैल्यू एक्स इनिशियल से लेकर एक्स फाइनल तक मैं रखता जाऊँगा। और अगर इस तरीके का इंटीग्रेशन होता है, अगर इस तरीके का इंटीग्रेशन होता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स या फिर वाई डी एक्स, यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखेंगे, ये जो तुम्हें देगा वो तुम्हें एफ ऑफ एक्स कर्व का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया दे देगा। ये एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया है कि नहीं है? ये एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया है। तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स तुम्हें x1 से x2 तक का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्टेड, वो कितना एरिया उस पर प्रोजेक्ट कर रहा है वो तुम्हें मिल जाएगा। समझ में आई बात? तो हम लिख सकते हैं सो एरिया अंडर दी वाई वर्सेज एक्स कर्व, वाई वर्सेज एक्स कर्व का जो एरिया बनेगा वो एरिया हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, जो भी फंक्शन था उसका एक्स एक्स पे एरिया वाई डी एक्स, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक, ये बन जाएगा। समझ में आ गई बात? और ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा दोस्त? ये हम बोल सकते हैं इसको एरिया प्रोजेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस। इंटीग्रेशन वाई डी एक्स जो बनेगा वो वाई एक्स कर्व का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया होता है। इसमें कोई समस्या है तो बता दो, इसमें कोई समस्या है तो बता दो, और ध्यान से समझ लो जो मैंने समझाया। इंटीग्रेशन वाई डी एक्स जो बनेगा वो छोटी छोटी डी एक्स विड्थ की छोटी छोटी स्ट्रिप्स का एरिया निकलेगा, और कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस, क्योंकि हम एक्स एक्सिस में डी एक्स की स्ट्रिप ले रहे हैं और अलग अलग उनके जो वाई है उनसे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो वो जो स्ट्रिप्स बनेंगी उनका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा टोटल इंटीग्रेशन करने पर x1 से x2 तक, या फिर बोलो एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक। समझ में आई क्या बात? अब ध्यान से देखो, हम वाई एक्स कर्व का एरिया निकाल रहे हैं, तो एक्स वाई डी एक्स की अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ और एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक जाता हूँ, जो भी इनिशियल और फाइनल एक्स दे रखे हैं हमें, तो वो एरिया प्रोजेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस आ जाता है। सिमिलरली अगर मैं एक्स डीवाई करूँगा, अगर मैं एक्स डीवाई करूँगा तो वो भी वाई एक्स कर्व का प्रोजेक्टेड एरिया बनेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं एक्स में जाकर के डी एक्स के एलिमेंट लेकर के उसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्टेड स्ट्रिप्स का एरिया लिख रहा था, तो ये एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया बना था। वैसे यहाँ पे मैं वाई हाइट में जाकर के डी वाई थिकनेस की, वाई में जाकर के डी वाई थिकनेस की स्ट्रिप्स लूंगा, तो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ध्यान से देखो, तो वाई की वैल्यू वाई इनिशियल से वाई फाइनल तक, क्योंकि ये इंटीग्रेशन वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो लिमिट भी वाई की लगेंगी। यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा था तो लिमिट एक्स की लगेंगी। तो एक तरीके से ये तो एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया है, और ये वाई इनिशियल से वाई फाइनल तक वाई एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया है। ऐसा लिख सकते हैं ना? इनका मीनिंग क्या होगा? ये सिंपल सा एक ग्राफ देख लो। इस ग्राफ में हम किसी x1 y1 से किसी x2 y2 तक जा रहे हैं, और ये फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का है। इस फंक्शन में अगर मैं x में जाकर के, ध्यान से देखना, अगर मैं x में जाकर के किसी जनरल x पर जाकर के और dx का स्ट्रिप लेता और इसके हाइट को dy से, इसको y को dx से मल्टीप्लाई करता, तब जो एरिया बनता वो ये वाला एरिया बनता कि नहीं बनता? और उसके इंटीग्रेशन से ये वाला एरिया कैलकुलेट होके आता जो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्टेड है। इसमें कोई समस्या है क्या यार? एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया वाई इंटू डी एक्स से निकल के आता, वाई इंटू डी एक्स से एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया निकल के आता। बिल्कुल सही बात है। तो ये एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया निकल के आ जाता अगर मैं इंटीग्रेशन वाई डी एक्स कर देता, जो कि हमने ऊपर सीखा भी इसी के लिए है कि इसी के लिए कैसे इंटीग्रेट करते हैं। बट अगर मैं, ये तो था कि मैं किसी एक्स में जा कर के
किसी डिस्टेंस x पर जाकर के dx का एलिमेंट लूँ। अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं हाइट y पे जा करके, किसी हाइट y पे जा करके ऐसे चले जाओ मान लो, और फिर अब इस हाइट y पे जा करके मैंने एक एलिमेंट लिया, y हाइट पे जा करके, ये कोऑर्डिनेट y था, ठीक है, और मैं dy थिकनेस की एक स्ट्रिप ले रहा हूँ। ये जो थिकनेस है ये dy है। इसमें ये जो स्ट्रिप का एरिया बनेगा एक तरीके से, ये वाला एरिया क्या बनेगा भाई, इस y पे कितना x है, इस y पे ये x कितना है, तो x इंटू डी वाई, ये x इंटू डी वाई क्या बनेगा, y एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया, y एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया बन रहा है x इंटू डी वाई। भाई इस y पे जाने पर ये x कितना है, उस x को इस डी वाई से मल्टीप्लाई कर दो तो ये रेक्टेंगल का एरिया बन जाएगा। इस x को इस y से, सॉरी इस x को इस डी वाई से मल्टीप्लाई कर दो तो ये स्ट्रिप का एरिया बन गया। और ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स अगर तुम बनाते जाओगे तो अलग अलग y पे जाने पर अलग अलग x आएगा, तो उन सारी की सारी स्ट्रिप्स का एरिया लोगे तो कौन सा एक्सिस प्रोजेक्टेड एरिया आ गया, y एक्सिस प्रोजेक्टेड एरिया आ गया। समझ में आई क्या बात। तो ये जो एरिया बनेगा एक तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि ये जो एरिया बनेगा वो एरिया y एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया है, और ये निकाला जाता है x डी वाई से, ठीक है, इंटीग्रेशन x डी वाई से y एक्सिस प्रोजेक्टेड, यानी कि अगर dx के साथ में इंटीग्रेशन हो रहा है तो x एक्सिस प्रोजेक्टेड एरिया, dy के साथ में इंटीग्रेट हो रहा है तो x का तो वो y एक्सिस प्रोजेक्टेड एरिया। तो इसको हम बोल देंगे कि ये तो है तुम्हारा एक तरीके से A2 बोलें इंटीग्रेशन x डी वाई, और ये तुम्हारा इंटीग्रेशन एक A1 बन जाएगा इंटीग्रेशन y डी एक्स, है ना। जो भी लिमिट्स हैं वो रख लेंगे तो हमें ये एरिया मिल जाएंगे। समझ में आ गई क्या यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कि हमें इंटीग्रेशन 0 से 2 निकालना है x डी एक्स, एक सिंपल फंक्शन है x डी एक्स, उसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 से 2 में निकालनी है। हमें ये इंटीग्रेशन निकालना आता है, किया था ना डेफिनेट इंटीग्रेशन में, वैल्यूज़ निकाली थी इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगा लगा करके। तो मेथड 1 से अगर मैं इसको करना चाहूँ, जो हमने सीख रखा है सिर्फ जो हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से 2 में, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, कॉन्स्टेंट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें लिमिट लगानी है 0 से 2, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2, और ये एरिया निकल के आ जाएगा 2, सॉरी इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। लेकिन हमें पता है कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वो इनिशियल से फाइनल लिमिट तक क्या देता है हमें, एरिया अंडर द कर्व। तो हम क्या इसका कर्व बना सकते हैं, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स जो बनेगा एरिया अंडर कर्व, लेकिन कौन सा कर्व है, y इक्वल टू एक्स वाला, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो x है, तो y इक्वल टू एक्स जो ग्राफ है उसका x एक्सिस प्रोजेक्टेड 0 से 2 में, तो क्या तुम y इक्वल टू एक्स ग्राफ बना सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा था स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना, ये बन गया, ये y इक्वल टू एक्स बन गया, कितने एंगल का बनेगा, 45 डिग्री स्लोप का बनेगा, एंगल 45, y इक्वल टू एक्स, स्लोप इसका 1 है, नहीं पता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जाके लेक्चर्स देख सकते हो, बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे तुम्हें चैनल पे, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 से लेकर के x की वैल्यू 2 मान लो यहाँ तक आती है, x की वैल्यू 2 यहाँ पे है, तो x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू भी 2 ही होगी ना, x की वैल्यू 2 होगी तो y इक्वल टू एक्स है, इसमें रखोगे तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, ये y और x में इसका ग्राफ बन गया, तो ये भी 2 है और ये बेस भी 2 है। समझ में आई क्या बात। तो इसका जो एरिया बनेगा, हमें y डी एक्स निकालना था ना, y डी एक्स ये वाला एरिया ही तो होगा, तो ये जो एरिया बनेगा वो हाफ इंटू बेस यानी कि 2 और हाइट यानी कि 2, तो ये कितना बन गया 2। हम ऐसे भी तो निकाल सकते थे अगर हमें पता होता, अगर हमें ये चीज़ समझ में आती है कि इंटीग्रेशन y डी एक्स वाई एक्सिस ग्राफ, वाई एक्स ग्राफ का x एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया होता है, तो काफ़ी सारे फंक्शंस का तो हम सीधे ही निकाल सकते हैं एरिया कितना होगा, वो इंटीग्रेशन क्या होगा, या फिर हमें इंटीग्रेशन पता है तो हम एरिया बता सकते हैं कि ये एरिया इतना है, और अगर हमें एरिया पता है तो हम बता सकते हैं इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इतनी है। समझ में आई क्या यार, ध्यान से देख लो, और कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो हमें और अच्छे समझ में आएगा। मान लिया जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तुम्हारा एक पैराबोलिक ग्राफ है, इस ग्राफ में तुम्हें x एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया बताना है, x इक्वल टू माइनस एक्स नोट से लेकर के x इक्वल टू प्लस एक्स नोट तक, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो x एक्सिस में प्रोजेक्टेड एरिया है ये बनेगा, ये बताना। साथ में y एक्सिस में भी यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ y एक्सिस में एक तो ये एरिया प्रोजेक्ट करेगा, दूसरा ये एरिया प्रोजेक्ट करेगा, हमें ये एरिया भी बताना है। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, क्या बताना है हमें, इस ग्राफ को मैं नीचे बना लेता हूँ, पहला पार्ट सोल्व करेंगे, पहला पार्ट तुम खुद से करो एक बार, सेकंड पार्ट एक बार दोनों ही पार्ट खुद से ट्राई करो,
फर्स्ट पार्ट आसानी से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। सेकंड पार्ट में तुम्हें समस्या आएगी, और फिर एक बार वीडियो पॉज कर खुद से सोल्व करो, फिर वापस आके देखो इसको। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये ग्राफ है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में हमें ये वाला एरिया अगर निकालना हो तो ये वाला एरिया जो बनेगा इसको a1 बोल देते हैं मान लो, और ये इंटीग्रेशन y dx बनेगा। x की वैल्यू माइनस एक्स नोट से प्लस एक्स नोट कर दूंगा इनिशियल से फाइनल लिमिट, तो ये हमें एरिया मिल जाएगा ना। तो निकाल लो a1, पहला a1 बन जाएगा इंटीग्रेशन y dx, x1 से x2 में जो लगेगा वो माइनस एक्स नोट से प्लस एक्स नोट की लिमिट लग जाएगी, और ये y की वैल्यू है, y को एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में रखना पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रेशन तो dx के रेस्पेक्ट में x के फंक्शन का ही हो सकता है। तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर रख दी इंटू dx माइनस एक्स नोट से प्लस एक्स नोट में इसको इंटीग्रेट करना, एक्स नोट का इस जो इंटीग्रेशन बनेगा एक्स की पावर 3/3 और लिमिट माइनस एक्स नोट से एक्स नोट। तो ये जो एरिया बनेगा a1, वो एरिया कितना बन जाएगा यार, वो बन जाएगा एक्स नोट की पावर 3 अपॉन में 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो माइनस एक्स नोट की पावर 3 अपॉन में 3, और माइनस एक्स नोट की पावर 3 माइनस एक्स नोट क्यूब बन जाएगा। तो ये एक्स नोट क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ माइनस एक्स नोट क्यूब बाई 3, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में एक तरीके से 2 एक्स नोट क्यूब बाई 3। ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का, एक्स एक्सिस प्रोजेक्टेड एरिया ये इतना होगा। समझ में आ गई क्या बात, यानी कि ये नीचे वाला एरिया निकाल लिया। अब ऊपर वाला प्रोजेक्टेड एरिया, ऊपर वाला प्रोजेक्टेड एरिया सेकंड पार्ट में निकालना है, तो बिना इंटीग्रेशन के तुम बता सकते हो क्या तुम बिना इंटीग्रेशन के बता सकते हो कि ये एरिया बन सकता, क्या कितना बन रहा होगा? अगर तुम्हें ये वाला एरिया पता हो तो क्या तुम ये वाला एरिया बता सकते हो क्या? ध्यान से देखो, अगर हमें ये वाला एरिया पता है ना यार, तो इस रेक्टेंगल में से हम ये नीचे वाला एरिया अगर माइनस कर देंगे तो बचा हुआ कौन सा होगा, यही वाला तो एरिया बनेगा। तो एक तो मेथड है सीधा बिना इंटीग्रेशन की, हम कि नीचे वाले को इंटीग्रेट करके निकाल लें और फिर हम टोटल में से नीचे वाले का माइनस कर देंगे एरिया, तो टोटल बचा हुआ एरिया आ जाएगा। तो मेथड 1 कि हमें जो एरिया A2 चाहिए, मान लो इसको एरिया A2 बोल देते हैं, ये एरिया A2 है, ठीक है। इस A2 एरिया के लिए हम बोल सकते हैं कि टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दो, माइनस उसमें से जो A1 एरिया जो एक्स एक्सिस प्रोजेक्टेड है वो माइनस कर दो, तो वाई एक्सिस प्रोजेक्टेड वो एरिया बच जाएगा तुम्हारा। तो ठीक है यार, रेक्टेंगल का एरिया जो बनेगा इसकी विड्थ जो है वो कितनी बनेगी, इसकी विड्थ बनेगी 2x नोट, 2x नोट बनेगी ना, x नोट माइनस माइनस एक्स नोट, या फिर बोलो ये x नोट ये डिस्टेंस x नोट, तो ये 2x नोट, और ये कोऑर्डिनेट कितना होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो जो ये कोऑर्डिनेट बनेगा यहाँ पे x नोट का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि जो हाइट है इसकी वो x नोट स्क्वायर बन जाएगी। अगर ये x नोट स्क्वायर बन जाएगी तो जो एरिया बन जाएगा वो आसान है फिर तो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो विड्थ इंटू हाइट, विड्थ तो है 2x नोट और हाइट है x नोट स्क्वायर, उसमें से हमें माइनस करना है 2x नोट क्यूब बाई 3, तो 2 ये जो A2 बनेगा वो यहाँ पे बन जाएगा 2x नोट का क्यूब माइनस 2x नोट क्यूब बाई 3। कोई समस्या नहीं है। तो ये A2 कितना बन जाएगा, 2 माइनस 2/3 माइनस करोगे तो 6 माइनस 2 4/3, 4/3 x नोट क्यूब, ये एरिया बन रहा है, इसको ध्यान से देख लेना। समझ में आई बात? तो y एक्सिस पे प्रोजेक्टेड ये जो पूरा एरिया है, y एक्सिस पे प्रोजेक्टेड ये जो पूरा एरिया है, ये एरिया क्या बनता है दोस्त, ये एरिया बनता है, ये जो एरिया बनेगा वो टोटल एरिया में से 2/3 एक्स नोट क्यूब माइनस कर देंगे तो वो बनेगा 4/3 एक्स नोट का क्यूब, इतना एरिया आ रहा है। क्या हम इसको y एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं? ट्राई करते हैं। मेथड 2, इस A2 को मैं इंटीग्रेशन x dy से भी तो निकाल सकता हूँ ना, एरिया प्रोजेक्टेड ऑन y एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया x dy से निकाला जा सकता है, x की इनिशियल लिमिट से, सॉरी y की इनिशियल लिमिट से y की फाइनल लिमिट तक। और क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल लिमिट है ये y का जो कोऑर्डिनेट है ये तो 0, x नोट क्यू स्क्वायर है, तो y की इनिशियल लिमिट तो 0 है और फाइनल लिमिट x नोट स्क्वायर है, तो क्या इस लिमिट में मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ ये एरिया? तो कैलकुलेट करो, देखो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर है तो x की वैल्यू y के फॉर्मेट में रखनी पड़ेगी, x इक्वल टू रूट वाई, अगर हम इसमें रखेंगे तो हमें जो एरिया मिलेगा A2 वो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना इसको, ये प्रोसेस समझ में आएगा। एंड में जाकर के हमें पता लगेगा कि हमने कुछ तो मिस करा है इस प्रोसेस में, इस स्टेप में हमें एंड में जाके पता लगेगा कि कुछ तो हमने यहाँ पे मिस किया है, और अभी तक हमें वो दिख नहीं रहा है, अभी तक हमने सब सही करा है, और आगे जा करके जब आंसर देखेंगे तो वो आंसर मैच नहीं करेगा, और उस आंसर में भी एक स्पेसिफिक कंडीशन होगी।
कैलकुलेट करके देखते हैं। एक्स को लिख दिया रूट वाई और ये डी वाई, और कहाँ से कहाँ तक, वाई की इनिशियल वैल्यू 0 और फाइनल वैल्यू एक्स नॉट स्क्वायर है, यहाँ तक इंटीग्रेट करो। ये वाई की वैल्यू 1/2 है और वाई की वैल्यू पावर 1/2 का इंटीग्रेशन वाई की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, और लिमिट लग जाएगी वाई की 0 से एक्स नॉट स्क्वायर तक। तो ये 3/2 ऊपर जाके 2/3 बन जाएगा, और ये वाई की पावर 3/2 में वाई की पावर 3/2 में ये 0 से एक्स नॉट स्क्वायर की लिमिट लगेगी, तो ये 2/3, और एक्स नॉट स्क्वायर की पावर 3/2, तो एक्स नॉट का क्यूब और -0, तो ये बन जाएगा। तो जो A2 बन रहा है वो तो 2/3 एक्स नॉट क्यूब बन रहा है। ध्यान से देख लो इस आंसर को, क्या यही आंसर सही है? बट हमने ऊपर जो कैलकुलेट करा था वो तो जो एरिया था वो तो 4/3 एक्स नॉट क्यूब बना था। हमारा जो आंसर आया है वो तो 2/3 एक्स नॉट क्यूब आया है। समझ में आई गया यार? हमारा जो आंसर आया है वो तो 2/3 एक्स नॉट क्यूब आया है। एक तरीके से देखा जाए तो ये जो भी आंसर था, यहाँ पे देखो, ये जो भी आंसर था उसका जस्ट आधा आंसर आया है, 4/3 का जस्ट आधा 2/3 एक्स नॉट क्यूब। यानी कि हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि ये किसी एक तरफ का एरिया आ गया हो, क्योंकि पैराबोला सिमेट्रिक होता है, पैराबोला सिमेट्रिक होता है अपने वर्टेक्स के अबाउट। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का अगर ये एरिया देखूंगा तो ये टोटल 4/3 एक्स नॉट क्यूब बन रहा है, हमारा 2/3 एक्स नॉट क्यूब आया है। तो हमें लग रहा है कि या तो ये इधर का आ गया एरिया या फिर वो इधर का एरिया आ गया। समझ में आई क्या बात? कैसे पता लगे? ध्यान से देखो, हमने x जो था उसको रूट वाई रखा। मिस्टेक क्या थी? x को रूट वाई रखा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू रूट वाई। यहाँ तक हमें सही लग रहा था। जो एरिया है वो आधा है। आधा क्यों है? क्योंकि हमने x को रखा रूट वाई। अब रूट के अंदर y की जो मर्जी वैल्यू रख दो, y है तो 0 से एक्स नॉट स्क्वायर पॉजिटिव ही ना, y हर जगह पॉजिटिव है, हर एक पॉजिटिव नंबर का रूट तो पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि रूट ऑफ वाई तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। ये वैल्यू तो √2 √3 √4 जो मर्जी लिख लो, ये वाली वैल्यू जो आएगी ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगी। और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि x पॉजिटिव, क्योंकि x को प्लस रूट वाई लिखा है हमने, तो x पॉजिटिव मतलब कि हमने x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ली हैं। 0 से एक्स नॉट, वाई की वैल्यू जब 0 से एक्स नॉट स्क्वायर गई, वाई की वैल्यू, वाई की लिमिट 0 से एक्स नॉट स्क्वायर रही, इसमें हमने एक्स की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ली हैं इसका मतलब। और एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज में ग्राफ कौन सा है? ये वाला ग्राफ है। यानी कि इसका वाई एक्स प्रोजेक्टेड एरिया हमें सिर्फ इतना एरिया मिला है अभी तक। जो इंटीग्रेशन से हमने निकाला है वो हमने सिर्फ ये वाला एरिया निकाला है, एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए वाई एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया, ये वाला एरिया निकाला है, और वो टोटल का आधा ही होगा, सीधी सी बात है, हमें पता है। यानी कि हमने जो कैलकुलेट करा है वो हमने कैलकुलेट करा है A2/2। हमने A2/2 कैलकुलेट करा है क्योंकि हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए कैलकुलेट करा है। तो ये जो बना वो A2/2 है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का एरिया इक्वल होने वाला है। तो यहाँ से जो A2 कैलकुलेट होगा, अब तुम्हें समझ में आएगा कि ये 4/3 एक्स नॉट क्यूब आएगा। अब पूरा एरिया निकल के आएगा। समझ में आई क्या बात? अब बोलोगे कि सर ये वाला आधा एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपने तो डबल करके आंसर तो निकाल दिया। अगर हमें मान लो मैं तो ये करता कि पहले इसका निकालूं फिर इसका निकालूं फिर ऐड करूं, मैं डबल ना करूं, तो क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता था? बिल्कुल निकाल सकता था। ये जो बना A2/2 उसका आधा एरिया -x0 से 0 के बीच का, -x0 से 0 के बीच का, जहाँ पे x नेगेटिव है तो x स्क्वायर इक्वल टू वाई था, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई लिखना था हमें x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। x इक्वल टू प्लस का रूट वाई फॉर x पॉजिटिव, और हम इसको लिखेंगे x इक्वल टू माइनस रूट वाई फॉर x की नेगेटिव वैल्यूज। समझ में आई क्या बात? x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए हम क्या रखेंगे? इसको माइनस ऑफ रूट वाई रखेंगे। तो अगर हम लेफ्ट वाला A2/2 निकालना है अगर हमें, ठीक है, अगर हमें लेफ्ट वाला A2/2 निकालना है तो ये A2/2 फ्रॉम -x0 टू 0, तो उसके लिए हम जो लिखेंगे वो इंटीग्रेशन x dy -x0 से, सॉरी y की लिमिट रखेंगे तो y तो 0 से x0 स्क्वायर ही जाएगा, ये A2/2 है, ये रखेंगे तो ये लिखेंगे x की जगह माइनस ऑफ रूट वाई डी वाई, और इंटीग्रेट कर देंगे 0 से x0 स्क्वायर। तो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ माइनस का साइन आया। तो A2/2 ये -x0 से 0, ये जो बन रहा है ये एरिया, तो अगर मैं देखूं ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कितना बनेगा दोस्त? माइनस ऑफ रूट वाई डी वाई का इंटीग्रेशन 0 से x0 में तो अभी निकाला 2/3 x0 क्यूब बनेगा। ऊपर यही तो निकाला था रूट वाई डी वाई का इंटीग्रेशन 0 से x0 स्क्वायर में।
तो ये बन जाएगा 2/3 x0 क्यूब। ये एरिया नेगेटिव है। नेगेटिव साइन सबसे पहले तो हमें क्या शो कर रहा है, हमें अगर एरिया निकालना है तो हमें a2/2 माइनस x0 से 0 का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें तो सर एरिया निकालना है, एरिया का मैग्नीट्यूड ऐड करना है हमें। तो ये नेगेटिव वैल्यू क्या तुम्हें डिनोट कर रहा है वो अभी समझेंगे, बट अभी समझो कि एरिया की बात चली तो वो एरिया प्लस में a2/2 कौन सा वाला, 0 to x0 की पॉजिटिव वैल्यूज़ वाला। ये तो था ही पॉजिटिव, बट अगर नहीं भी है तो ये मैग्नीट्यूड ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमें टोटल एरिया मिलेगा। समझ में आई क्या बात, तब जाके हमें टोटल एरिया मिलेगा। तो ये वाले जो, अगर मैं इस ग्राफ को दोबारा से बनाऊँ यहाँ पे, ये वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ को मैं नीचे अगर दोबारा से बना करके दिखाऊं तो हाँ, इसको अलग अलग पार्ट में, A2 को अलग अलग पार्ट में ब्रेक करा जा सकता है। एक तो ये पार्ट, इस पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, ये पार्ट के लिए हम करेंगे इंटीग्रेशन √y/dx, और इधर जो बच गया ये वाला पार्ट, इस पार्ट के लिए हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन -√y/dx और -√y/dy। कहाँ से कहाँ तक, 0 से x0² और 0 से x0²। समझ में आई क्या यार। इस तरीके से हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये लेफ्ट और राइट के आधे आधे एरियाज मिलेंगे, बट ये हमें नेगेटिव मिलेगा लेफ्ट वाला, राइट वाला पॉजिटिव मिलेगा, ये नेगेटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा। अब ये नेगेटिव साइन एरिया में क्या डिनोट कर रहा है, हमने जो इंटीग्रेशन निकाला, अब देखो इंटीग्रेशन एरिया को डिनोट करता है, लेकिन इंटीग्रेशन से वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकती हैं, लिमिट्स रखने पे है वो, तो इनिशियल से फाइनल लिमिट तुमने क्या ली है, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता था, हमने निकाले भी हैं लास्ट लेक्चर में, इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करे थे लास्ट में उसमें। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज डिनोट क्या करती हैं, अगर इनको समझना चाहें। एक एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, y = sin x का, और फिर इसके बाद में हम समझेंगे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज हमें क्या डिनोट कर रही है। इस ग्राफ में भी क्या पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज एरिया बन रहा है, या फिर y एक्सेस में ऐसा होगा, हमने अभी y एक्सेस में करा तो एक तरफ का एरिया पॉजिटिव बन रहा था, एक का नेगेटिव। क्या x एक्सेस पे प्रोजेक्टेड एरियाज में भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। y = sin x का ये ग्राफ है, इस ग्राफ में हमें अलग अलग जगह से 0 से π/2 में, 0 से पाई में ये वाला एरिया, पाई से 3π/2 में ये वाला एरिया, यहाँ से यहाँ तक का, ये सब एरियाज कैलकुलेट करने हैं, है ना। तो हम क्या करें, हमें इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना, भाई एरिया के लिए मैंने सीखा है कि इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो हमसे पूछा एरिया अंडर द कर्व y = sin x। समझ में आ गई बात। y = sin x में अगर हम एरिया, इसको एरिया ना लिखो, हमें सिंपल y = sin x का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ y/dx, या फिर ऐसा ही समझ लो, y = sin x का एरिया निकालना है। हाँ, 0 से π/2, 0 से पाई, पाई से 0, इन सब में। अब ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन करना है अपने को, एरिया उसी से मिलता है। y = sin x तुम्हें दे रखा है, और एरिया निकालने के लिए यानी इंटीग्रेशन करना है, हमें इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन sin x dx। अब अलग अलग लिमिट लगाएंगे x की इनिशियल वैल्यू से x की फाइनल वैल्यू तक इंटीग्रेट करना है, तो पहले इंटीग्रेशन कैलकुलेट करके रख लेते हैं, फिर साथ में लास्ट में एक साथ सभी की लिमिट्स रख के अलग अलग एरियाज निकाल लेंगे। x इनिशियल से x फाइनल में ये जो इंटीग्रेशन बना, वो sin x का इंटीग्रेशन क्या बनता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x, और ये लिमिट रखी जाएगी x इनिशियल से x फाइनल तक। अब ये इंटीग्रेशन आ गया, इसमें वैल्यूज रखो। सबसे पहला जो था हमारा, वो x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू π/2 में कैलकुलेशन करनी थी हमें, x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू π/2 में कैलकुलेशन करनी थी, उसमें हमें एरिया निकालना है। इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो ऊपर y = जो इंटीग्रेशन बना, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, या फिर तुम इसको सबसे पहले ये समझो, एरिया ना समझ के सिंपल इंटीग्रेशन समझो, वरना एरिया में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ y/dx, या फिर बोलो इंटीग्रेशन sin x dx और y = sin x। sin x के लिए हमें इंटीग्रेशन निकालना है अलग अलग रेंजेस में, और ये एरिया के हिसाब से क्या क्या चीज़ें डिनोट कर रही होंगी, हमें वो चीज़ें देखनी है। तब वो हम कैसे देखेंगे, हमने अभी sin x का इंटीग्रेशन निकाला, इस sin x के इंटीग्रेशन में हम ये वैल्यूज रख देंगे, तो हमें ये इनिशियल फाइनल लिमिट लगा देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। लिखो, पहला जो इंटीग्रेशन है 0 से π/2 में,
ये इंटीग्रेशन की वैल्यू बन जाएगी या फिर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, इसको इस तरीके से लिखो साइन एक्स डी एक्स और 0 से पाई बाई 2, इसकी जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी माइनस कोस एक्स, लिमिट लगानी है कहाँ से कहाँ तक, 0 से, इनिशियल लिमिट 0 से फाइनल लिमिट पाई बाई 2 में, तो ये बन जाएगा माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस ऑफ माइनस का कोस 0। अब कोस पाई बाई 2 तो होता है 0, माइनस कोस 0 होता है 1, तो माइनस का कोस 0 -1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के 1, यानी कि 0 से पाई बाई 2 का जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। यानी 0 से पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन जो बनेगा बेटा, 0 से पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन ये बनेगा, और 0 से पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन अगर ये बनेगा, यानी कि ये एक एरिया है 0 से पाई बाई 2 में वाई एक्सिस का, सॉरी वाई इक्वल टू साइन एक्स का, इस एरिया की वैल्यू कितनी बन जाएगी, यहाँ से अगर हम दिखाना चाहें तो इस एरिया की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा, ये वाली वैल्यू, इसका एरिया ये 1 है, ठीक है। अच्छा अब देखो 0 से पाई में कैलकुलेट करो, हम सिमेट्री से देखेंगे, साइन का ग्राफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू के अबाउट सिमेट्रिक होता है, 0 से 90 में जैसे वैल्यूज बढ़ती हैं वैसे 90 से 180 में घटती भी हैं, तो जितना एरिया ये लेफ्ट में बना उतना ही राइट में बनना था, यानी कि अगर मैं लेफ्ट का एरिया 1 निकाला तो राइट का भी 1 आना चाहिए, और ये टोटल तुम्हारा 2 आना चाहिए, तो इंटीग्रेट करके देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। सेकेंड पार्ट 0 से पाई बाई 2, सॉरी 0 से पाई, 0 से पाई में इंटीग्रेट करोगे तो ये वाला जो बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई में, इसके लिमिट रखोगे तो माइनस कोस पाई अपर लिमिट माइनस का कोस 0 और माइनस कोस पाई, ये कोस बना था ना, कोस में माइनस कोस एक्स बना था, इसका इंटीग्रेशन, इसको हम लिमिट रख रहे हैं, तो माइनस ऑफ कोस पाई होता है -1, कोस 180 डिग्री -1 होता है, माइनस और कोस 0 क्या होता है, कोस 0 होता है बेटा 1, तो माइनस और कोस 0 की वैल्यू है 1, इसको जब सोल्व करेंगे तो बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये बन जाएगा 2। समझ में आ गई क्या बात, ये बन जाएगा 2, इंटीग्रेशन 0 से पाई में साइन एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा 2। वही आना भी था, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया था, अगर मैं इस एरिया को कैलकुलेट करता, इस एरिया को अगर मैं कैलकुलेट करता तो ये एरिया 1 आना था, ताकि ये टोटल 2 बन जाए, और लेफ्ट से 0 यहाँ से यहाँ तक का 0 से पाई का ये वाला टोटल एरिया अगर 2 आ रहा है, उसमें से ये वाला आधा एरिया 1 है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ये आधा एरिया कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। यानी मैं यहाँ से सीधा लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं ये बात लिख सकता था कि इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई बाई 2 कैलकुलेट करो, चाहे साइन एक्स डी एक्स पाई बाई 2 से पाई कैलकुलेट करो, ये 1 ही बनेगा, दोनों वैल्यू 1 ही है, क्योंकि टोटल वहाँ से वहाँ तक का इंटीग्रेशन 1 है। तो मैं सीधा बता सकता था कि 0 से पाई बाई 2 में साइन का जो ग्राफ का एरिया बनेगा वो 1 बनेगा, पाई बाई 2 से पाई में 1 बनेगा, तो 0 से पाई में 2 बनेगा। ये वैल्यूज तुम्हें याद रख लेनी है आगे से, साइन के केसेस की, साइन वाली याद रख लो, साइन और कोस के तो जो है वो ग्राफ एक जैसे ही होते हैं, तो उनके एरिया एक जैसे ही बनेंगे, सेम टाइप का जो सेक्शन होगा उसमें सेम टाइप के एरिया निकलेंगे। तो 0 से पाई बाई 2 से पाई में एरिया 1 और 0 से पाई में एरिया 2 बन जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन, तीसरा पार्ट है पाई से जीरो, तीसरा पाई से 0 क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई तो कैलकुलेट कर लिया था, पाई से 0 करते हैं, है ना, 0 से पाई में +2 आ रहा है। अब हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर मैं साइन लिमिट्स रिवर्स कर देता हूँ तो ये माइनस बाहर आ जाता है, यानी कि अगर मैं 0 से पाई में अगर 2 आंसर आ रहा है तो पाई से 2 में -2 आंसर आ जाएगा, वही बनेगा ना, ये बन रहा है माइनस ऑफ कोस एक्स, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, तो माइनस एक तरीके बाहर ले लो, बार बार झंझट करता है, तो माइनस बाहर ले लो, कोस एक्स, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल करना है, तो ये माइनस ऑफ कोस एक्स की लिमिट रखनी है पाई से 0, तो माइनस तो बाहर रह गया, कोस 0 माइनस कोस पाई, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ कोस 0 तो बनता है 1 माइनस कोस पाई बनता है -1, ये बन जाएगा -1 + 1, यानी कि ये बन जाएगा -2। यानी कि सेम एरिया मैं लेफ्ट से राइट में जा रहा हूँ तब तो ये एरिया की वैल्यू हमें पॉजिटिव का 2 मिली, और जब मैं राइट से लेफ्ट आया, इस तरफ आया, तब हमें सेम एरिया -2 मिला। इसका मतलब क्या हुआ यार, इसका क्या मीनिंग है, और भी देखो, और भी चीज़ें मिलेंगी तुम्हें। अगर तुम राइट में जा रहे हो तो ये वाला एरिया तुम्हें पॉजिटिव मिल रहा है, लेफ्ट में आ रहे हो तो ये वाला एरिया नेगेटिव मिल जा रहा है। सिमिलरली हम नीचे वाले में देखें कि जो एक्स एक्सिस के नीचे उसके साथ में क्या हो रहा है, उसके साथ में देखेंगे 0 से 2 पाई कैलकुलेट करो, पहले 0 से 2 पाई कैलकुलेट करो, ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू
0 से 2 पाई, यानी कि 0 से 2 पाई में हमें इसका एरिया निकालना हो अगर, तो 0 से 2 पाई में जब कैलकुलेट करोगे तो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स रखा जाएगा माइनस कोस एक्स, और 0 से 2 पाई माइनस बार ये बन जाएगा माइनस कोस 2 पाई माइनस कोस 0। और कोस 0 और कोस 2 पाई तो सेम ही है, 2 पाई 360 होता है, 360 0 डिग्री के बराबर ही होता है। तो ये माइनस का कोस 2 पाई वही होगा जो कोस 0 होगा, यानी कि 1 होगा, और ये 0 बन जाएगा। ये क्या बात होगी, हमें पता था कि इंटीग्रेशन वाई डी एक्स साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और एक्स वर्सेस ग्राफ का हमें एरिया देगा। अगर वो एरिया दे रहा है तो हमें ये फिर 0 एरिया क्यों मिल रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इस 0 एरिया का मीनिंग क्या है। हमें यहाँ से यहाँ तक जो एरिया मिल रहा था अगर वो 2 मिल रहा था, यहाँ से यहाँ तक अगर हमें 2 मिल रहा है जी एरिया, और यहाँ से यहाँ तक देखा 2 पाई में तो ये मिला करके 0 हो गया। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक के इंटीग्रेशन की वैल्यू प्लस का 2 है तो यहाँ से यहाँ तक के इंटीग्रेशन की वैल्यू माइनस का 2 रही होगी, ताकि दोनों ऐड होकर के, क्योंकि इंटीग्रेशन समीशन ही तो है छोटी छोटी वैल्यूज़ का, तो इन वैल्यूज़ का इंटीग्रेशन और इन वैल्यूज़ का इंटीग्रेशन आपस में ऐड होकर के माइनस हो गया होगा, सब्ट्रैक्ट हो गया होगा, और वो 0 बन गया होगा। यानी अगर इसका इंटीग्रेशन +2 बन रहा है जो कि है ही 1 + 1 2, तो इसका इंटीग्रेशन -2 बन रहा होगा, यानी कि ये वाला आधा एरिया का इंटीग्रेशन -1, इस वाले आधे एरिया का इंटीग्रेशन -1। ये क्या बात है यार, ऐसा कैसे हो रहा है। इसको ध्यान से देखो, पाई से 2 पाई का अलग से कैलकुलेट करके देखो, पाई से 2 पाई का ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया पाई से 2 पाई का, ये अलग से अगर हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमें ध्यान से कैलकुलेशन करने पे दिखेगा कि ये वाली वैल्यू -2 निकल के आएगी। करके देखो अलग से, है ना। हम एक एक चीज़ स्टेप वाइज समझेंगे ताकि तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो। इंटीग्रेशन हमें समझना है साइन एक्स डी एक्स पाई से 2 पाई के बीच का, तो माइनस कोस एक्स इसका इंटीग्रेशन बन गया, और पाई से 2 पाई इसकी लिमिट रखी जाएगी जो कि बनेगा माइनस कोस पाई कोस 2 पाई माइनस कोस पाई, और माइनस कोस 2 पाई तो कोस 0 यानी कि 1, माइनस कोस पाई होता है -1, तो ये बन जाएगा -1 + 1, यानी कि ये बन रहा है -2 बन रहा है ना यार। कोई समस्या आएगा इसमें, पाई से 2 पाई जो बन रहा है वो -2 बन रहा है। अब ध्यान से देखो, ये वाला एरिया जब मैं इधर जा रहा था तो, एक सेकेंड, हाँ, ये वाला एरिया जब मैं इधर जा रहा था तो ये वाला एरिया +2 बन रहा था, इधर आने पर ये -2 बना। अगर मैं इस एरिया में इधर से इधर जा रहा था तो ये वाला एरिया -2 बना, और अगर मैं 2 पाई से 0 की तरफ लिमिट लगा दूं, अगर मैं ये 2 पाई से 0 लिमिट लगा दूं, उल्टा आ जाऊं, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स 2 पाई से 0, तो हमें 2 पाई से पाई, अगर उल्टी लिमिट लगा दूं तो हमें पता है ना कि साइन पलटने पर आंसर पलट जाता है, तो +2 बनेगा। कैलकुलेट करके भी देख सकते हो ऊपर वाले उसमें लिमिट रख करके, बट हमें ये पता है साइन जो लिमिट्स है रिवर्स करने पर वो साइन रिवर्स हो जाता है, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, यानी ये वाला +2। यानी ये कुछ तो ऐसा लोचा हो रहा है कि जब मैं राइट साइड में जा रहा हूँ तो ऊपर वाला एरिया प्लस में और नीचे वाला एरिया नेगेटिव में, अगर मैं राइट में मूव कर रहा हूँ तो, और अगर मैं लेफ्ट में मूव कर रहा हूँ तो नीचे वाला एरिया प्लस बन जा रहा है और ऊपर वाला एरिया माइनस बन जा रहा है। कुछ तो ऐसा सा रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से अगर मैं देखना चाहूँ कि 0 से पाई माइनस पाई में, 0 से माइनस पाई में इधर जाना है मुझे, 0 से लेकर माइनस पाई तक, नेगेटिव में जाऊंगा तो नीचे वाला एरिया हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। लेफ्ट में जाने पर पे नीचे वाला एरिया में पॉजिटिव मिल रहा है। कैलकुलेट करो, अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे y नेगेटिव था x पॉजिटिव था, यहाँ पे तो y नेगेटिव x भी नेगेटिव, तो हो सकता है इसमें प्लस बन जाए। कैलकुलेट करके देखो फिर तुम्हें दिखेगा। 0 से पाई माइनस पाई की लिमिट लगा करके देखो, और इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स 0 से माइनस पाई, सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन से सीखेंगे तो हमें ज़्यादा याद रहेंगी। माइनस का कोस एक्स लिमिट 0 से माइनस पाई, तो बन जाएगा माइनस कोस ऑफ माइनस पाई माइनस कोस 0, और हमें बताया कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा मतलब कि 0 से माइनस करके हो तुम, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव रहता है तो वो कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही रहता है। तो ये माइनस कोस माइनस पाई कोस पाई के बराबर ही होगा, यानी कि कोस पाई होता है -1, माइनस कोस 0 होगा 1, तो ये क्या बन जाएगा 0, नहीं 0 क्यों बनेगा, माइनस ऑफ -1 माइनस -2, और ये बन जाएगा 2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा 2। समझ में आई क्या यार। तो यानी कि लेफ्ट में अगर मैं चल रहा हूँ, अगर मैं लेफ्ट में चल रहा हूँ तो ऊपर वाले एरिया, सॉरी हाँ, राइट में चल रहा हूँ तो ऊपर वाले एरिया पॉजिटिव आएंगे, और अगर मैं, और नीचे वाले एरिया नेगेटिव में, और अगर मैं लेफ्ट में चलूंगा इधर तो ऊपर वाले एरिया नेगेटिव नीचे वाले एरिया पॉजिटिव, ऊपर वाले एरिया नेगेटिव नीचे वाले पॉजिटिव, ऊपर वाले एरिया नेगेटिव। ऐसा कुछ कहानी बन रही है जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे।
इस कहानी का सार क्या है, इस कहानी से हमें समझ में क्या आता है, या फिर ये कहानी में बता क्या रही होती है, इसके बारे में तुम खुद से सोचो कि एक्स में प्लस में जाने पर क्या हो रहा है और एक्स में माइनस में आने पर क्या हो रहा है, डिफरेंस किस चीज का है। देखो सेम क्वाड्रेंट की, सेम सेक्शन की बात करूं, इस सेक्शन में वाई तो चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, वाई की वैल्यूज तो पॉजिटिव ही है, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव ही है, लेकिन एरिया में तुम y इंटू डी एक्स लिख रहे हो, तुम तो एरिया तो y इंटू डी एक्स के हिसाब से निकाल रहे हो, और y इंटू डी एक्स में दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, अरे इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से वो मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसके हिसाब से ही तो इंटीग्रेशन पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। समझ में आएगा यार, इंटीग्रेशन पॉजिटिव नेगेटिव वाई और डी एक्स के साइन से आएगा। तो तुम ध्यान से सोचो, ऊपर वाला जो सेक्शन है वाई तो इसका पॉजिटिव ही है हमेशा, चाहे राइट जाओ चाहे लेफ्ट जाओ, लेकिन क्या डी एक्स पॉजिटिव नेगेटिव सेम है? सोचो एक मिनट के लिए, है ना, 30 सेकंड इस चीज़ पे थॉट प्रोसेस अपना जारी रखो कि राइट में जाने पर डी एक्स पॉजिटिव नेगेटिव, लेफ्ट में जाने पर डी एक्स पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से वेरी कर रहा है, उसी हिसाब से इसका इंटीग्रेशन भी वेरी करेगा। सोच लो। कर लिया? जो भी तुमने सोचा हो उसके हिसाब से हम आगे की तरफ चलते हैं और मैं तुम्हें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। ये जो एरिया था इसमें ध्यान से देखो, साइन का ग्राफ हो, कोस का ग्राफ हो, टेन का हो, एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो, एक्स क्यूब, कैसा मर्जी ग्राफ हो, तुम ध्यान से देखो, अगर तुम राइट साइड में जाओगे तो एक्स बढ़ेगा, एक्स बढ़ने का मतलब क्या है, सीधा सीधा एक्स बढ़ने का मतलब है डी एक्स पॉजिटिव। और इस वाले सेक्शन में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे इस वाले सेक्शन में वाई भी पॉजिटिव है और डी एक्स भी पॉजिटिव ही है, तो ये एरिया कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। इस वाले सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में ध्यान से देखना, इस वाले सेक्शन में बेटा वाई नेगेटिव है और डी एक्स पॉजिटिव है। एक्स जब तुम लेफ्ट से राइट में आओगे तो चाहे तुम नीचे के ऊपर वाले क्वाड्रेंट उसमें देखो सेक्शन में, चाहे नीचे वाले, इधर से इधर जा रहे हो तो फाइनल एक्स तो बड़ा ही होगा इनिशियल से, तो डी एक्स तो पॉजिटिव ही आएगा, डी एक्स पॉजिटिव आएगा, एक्स बढ़ने पर डी एक्स पॉजिटिव होता है क्योंकि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल पॉजिटिव आ रहा है, डी एक्स पॉजिटिव है अगर एक्स बढ़ रहा होगा तो। अब जो डी ए बनता है, अगर मैं लिखूँ डी ए, वो वाई इंटू डी एक्स बनता है और इसी का इंटीग्रेशन निकालना हमें, तो यहाँ पे एरिया नेगेटिव बनेगा क्योंकि वाई इंटू डी एक्स में से वाई नेगेटिव है। समझ में आई कि यार, तो इसका इंटीग्रेशन इस वाले सेक्शन में नेगेटिव आएगा। सिमिलरली जब मैं लेफ्ट में आ रहा हूँ, जब लेफ्ट में आ रहा हूँ तो एक्स कम हो रहा होगा, एक्स कम हो रहा होगा तो हम बोल सकते हैं डी एक्स नेगेटिव होगा। डी एक्स अगर नेगेटिव होगा तो इस सेक्शन में देखो, इसमें वाई पॉजिटिव है और डी एक्स नेगेटिव होगा, यानी कि लिमिट जब मैं पाई से जीरो लगाऊंगा, तो पाई से जीरो लगाऊंगा तो इधर आ रहा हूँ ना, उस केस में डी एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। और डी एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो ये वाला एरिया कैसा बन जाएगा बेटा, इस बार ये वाला एरिया नेगेटिव बन जाएगा और ये वाला एरिया पॉजिटिव बनना चाहिए, यही तो हमने रिजल्ट देखा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाई नेगेटिव है और डी एक्स भी नेगेटिव है, इस वजह से उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। इस वाला रीजन में अगर तुम इधर से इधर आओगे तो ये पॉजिटिव एरिया बनेगा। समझ में आई क्या यार? इसमें अलग अलग स्ट्रिप लोगे तो अलग अलग स्ट्रिप में जो वाई लिखोगे वो वाई नेगेटिव आएगा ना, इस वजह से वो एरिया नेगेटिव बन रहा है। ये जो बनेगा ये वाई नेगेटिव है, इस वाले स्ट्रिप में देखोगे तो ये वाई पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा? वाई पॉजिटिव बनेगा। इस वजह से ऐसा होता है। तो एक्स और डी वाई के साइन के हिसाब से हमें एरिया का साइन देखना होता है। कोई समस्या? तो अगर मैं अब तुमसे सीधे ही पूछूं, इस ग्राफ में साइन का ग्राफ तुम्हें याद है, साइन के ग्राफ में अगर तुम सीधे वैल्यूज देखकर बताना चाहो तो क्या तुम ये सब वैल्यूज बता सकते हो क्या? ध्यान से देखना। 0 से पाई, 0 से पाई में साइन का ग्राफ हम बना लेंगे, रफली ग्राफ एक बना लेंगे, ये साइन का ग्राफ है ना। 0 से पाई में हमें पता है ये वाला एरिया +2 होता है मैग्नीट्यूड में, और हमें 0 से पाई इधर ही जाना है, इधर वन जाने पर एक्स बढ़ रहा होगा तो ये वाला एरिया पॉजिटिव आएगा, तो ये +2 आएगा इंटीग्रेशन। अगर हमें 0 से पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई पूछा जाए तो ये 2 पाई बनेगा। ये वाला एरिया कैसा आएगा? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे वाई नेगेटिव है और एक्स, हम 0 से हम राइट में जा रहे हैं तो एक्स बढ़ रहा है और वाई नेगेटिव है, डी एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये एरिया +2 बनेगा। सॉरी, ये एरिया -2 बनेगा क्योंकि वाई नेगेटिव है। समझ में आई क्या बात? -पाई से 0 करूँगा मैं तो ये इधर देखो, ये -पाई,
ये माइनस पाई, ये 0, ये पाई और ये 2 पाई, इस तरीके से। तो माइनस पाई से 0 में ये वाला एरिया, इधर जा रहा हूँ x बढ़ रहा है तो dx पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो जब मैं इधर जा रहा हूँ तो नीचे वाले सारे एरिया नेगेटिव, ऊपर वाले सारे एरिया पॉजिटिव। तो नीचे वाला एरिया ये, क्योंकि यहाँ पे dx पॉजिटिव है और y ये एक तरीके से dx पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ जाएगा। साइन x नेगेटिव होगा ना माइनस पाई से 0 में, देख लो ये नेगेटिव वैल्यूज है। साइन एक्स डी एक्स पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 देखोगे, यहाँ पे ये जो बनेगा ये पाई बाई 2 बनेगा और 3 पाई बाई 2 ये बनेगा। तो इसमें ये आधा तो पॉजिटिव एरिया, एक तरीके से ये आधा पॉजिटिव एरिया और आधा नेगेटिव एरिया, यहाँ से आ जाऊँगा तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये एरिया क्या बनेगा 0 बन जाएगा। -3 पाई बाई 2 से -3 पाई बाई 2 कब आएगा, इधर चलेंगे तो ये माइनस का 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 इधर आऊँगा, है ना, -3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2, इधर से इधर आया, इधर से इधर आया तो ये वाला एरिया पॉजिटिव, ये वाला एरिया नेगेटिव, और ये दोनों 1 1 बनेंगे, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1। तो क्या मैं इसको 0 लिख सकता हूँ क्या यार, समझ में आई क्या बात, क्या मैं इसको 0 लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देख लो। और ये नेगेटिव में, अच्छा इसको नेगेटिव लिख दिया, लेकिन नेगेटिव का बनेगा ना 2, पूरा एक लूप बन रहा है ना, पूरा एक क्लोज बन रहा है। तो जो पाई से 2 पाई में बनेगा, पाई से 2 पाई में ये -2 बनेगा। समझ में आ गई बात, किस तरीके से लिखेंगे एरिया। अगर इतना समझ में आता है तो मैं इसी में देखूं, हाँ ये वाला ग्राफ बना लेता हूँ मैं, इसको उठा लेता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे बना लूँ और इसमें मैं एरियाज़ पूछूं, ठीक है ना, मैं +x में जा रहा हूँ इधर की तरफ जाते हुए, 0 से पाई बाई 2 का ये एरिया 1, ये एरिया -1, ये भी -1, ये भी -1, ये सॉरी ये +1, ये +1, ये बन जाएगा ये -1, ये -1, ये +1, ये +1, इस तरीके से। अगर x बढ़ रहा होगा तो लेफ्ट से राइट में जा रहे होगे तो, और ये अगर लेफ्ट उल्टा आ रहे होगे तो सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अगला एक और क्वेश्चन है, y = e⁻x है और इसका 0 से इन्फिनिटी में x वैल्यू, y = e⁻x, इसका 0 से इन्फिनिटी में एरिया निकालना है। ध्यान से देखना, एक बार ये ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसा बनेगा 0 से इन्फिनिटी के अंदर, है ना। कोई ग्राफ का 0 से इन्फिनिटी में एरिया निकालने को बोल रखा है, वो इन्फिनिटी तो नहीं बन जाएगा कहीं। ये ऐसा होता है y = e⁻x का ग्राफ, y = e⁻x का ग्राफ, और ये इन्फिनिटी पे जाते जाते 0 को टच कर जाएगा, इन्फिनिटी पे जाते जाते 0 को टच कर जाएगा। यानी कि हमें एक तरीके से ये वाला एरिया पूछा हुआ है, और ये एरिया अगर आगे जाता जाऊंगा तो वो बहुत छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, नेग्लिजिबल्स होता जाएगा। तो ये कुछ फाइनाइट वैल्यू की तरफ टेंड कर सकता है ये वाला एरिया। अगर मैं पूरा ये वाला एरिया देखूँ तो ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये इन्फिनिटी बनेगा एरिया। लेकिन 0 से इन्फिनिटी में देखूँ, 0 से, तो x की वैल्यू 0 पे जो y बनेगा वो e⁻−0 यानी कि e⁻0 1 बनेगा। तो ये 0,1 से पास होगा ग्राफ, है ना, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और इन्फिनिटी जाते जाते y की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि y = e⁻- में x की वैल्यू इन्फिनिटी रखो, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी में y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। e⁻∞ यानी 1/e⁻∞ 0 की तरफ टेंड करेगा। ये एरिया कैलकुलेट करके देखते हैं। इंटीग्रेशन e⁻x dx 0 से इन्फिनिटी, यही तो करना है। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही रहेगा, लेकिन इंटीग्रेशन में जो x कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाता है -1, यही बनेगा ना यार। यानी कि ये बन जाएगा -e⁻x। ये सिखाया था ना ax + b में a डिवाइड हो जाता है, यानी कि -x जो है उसमें x कोफिशिएंट a जो है वो -1 है, तो a से डिवाइड हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन बन जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी में। तो ये -e⁻∞ -e⁻0 को लिखा जा सकता है 1/e⁻∞ माइनस ये e⁻0, तो e⁻0 ही बनता है। अब ये वाली वैल्यू तो 1/e⁻∞, ये तो 0 की तरफ टेंड करेगी, क्योंकि e होता है 2.7। एक से बड़े नंबर की पावर इन्फिनिटी करेंगे तो नीचे इन्फिनिटी बन जाएगा, और ये टेंडिंग टू 0 बन जाएगा, और e⁻0 होगा 1, तो -0 - 1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा +1। यानी कि जो एरिया बनेगा e⁻x ग्राफ का 0 से इन्फिनिटी में, वो उसका देखो वैल्यू 1 होता है, एक फाइनाइट वैल्यू। समझ में आ गई क्या बात, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली गिरता है ग्राफ, तो एकदम से गिर के 0 की तरफ टेंड करेगा तो आगे का तो बहुत छोटा एरिया बनेगा। इनिशियली में जो एरिया दिख रहा है हमें, यही एरिया लगभग 1 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई क्या बात। तो इस तरीके से हम किसी भी ग्राफ का x एक्सिस प्रोजेक्टेड एरिया फिर y एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लो, चलो। y = x e⁻x², इसका एरिया निकालना है। अब हमें नहीं पता ये ग्राफ कैसा बनेगा,
है ना। 0 से 1 के बीच में इसका ग्राफ जो भी बनेगा उसका एरिया में 0 से 1 पे एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं लिखा जाए तो हम एक्स एक्सिस प्रोजेक्टेड एरिया लिखेंगे। और वैसे भी लिमिट एक्स इक्वल टू 0 से 1 पूछ दे रहा है तो वो एक्स एक्सिस में ही मूव करना चाह रहा है, उसी डायरेक्शन में dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके एरिया पूछना चाह रहा है। तो कुछ ना लिखा हो तो सिंपल एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्टेड एरिया लिख देंगे, जो कि बनेगा इंटीग्रेशन वाई डी एक्स 0 से 1 तक। वाई की वैल्यू रख दो एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से 1। बट इसका तो इंटीग्रेशन ही नहीं आता हमें। आता है क्या? क्या हमने लास्ट क्लास में ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना सीखा था? कैसे? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखो, इसका डिफरेंशिएशन 2x dx बनेगा और x dx हमारे पास बाहर रखा हुआ है, तो हम इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से करेंगे। हम बोल देंगे एक्स स्क्वायर को t मान लिया, तो 2x dx जो बन जाएगा बेटा वो dt बन जाएगा, यानी कि x dx को मैं dt अपॉन में 2 से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये जो इंटीग्रेशन x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर dx है उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। ई टू द पावर एक्स स्क्वायर को रख दिया, ई टू द पावर टी एक्स स्क्वायर को t रख दिया, और x dx जो है ये दोनों मिलकर के बन गए dt/2। और इसका इंटीग्रेशन यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी dt। और ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा 1/2 ई टू द पावर टी क्या बनेगा? ई टू द पावर टी बनेगा। और ई टू द पावर टी को तो एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, यानी कि एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये इसका इंटीग्रेशन है। प्लस में कॉन्स्टेंट थी, लेकिन हम तो लिमिट लगाना है, हमें तो एरिया जो निकालना है इंटीग्रेशन एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स का 0 से 1 में निकालना है। ये इंटीग्रेशन बन गया ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 0 से 1, ये एरिया बन गया। कोई समस्या है क्या? नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? ई टू द पावर 1/2, और अगर हमें 0 से 1 में ये वैल्यू निकालनी है तो ई टू द पावर 1 का स्क्वायर 1 माइनस ई टू द पावर 0, ई टू द पावर 0। तो ये क्या बन जाएगा? एरिया 1/2। ई टू द पावर 1 तो ई होता है, माइनस ई टू द पावर 0 किसी भी नंबर का पावर 0 वो 1 बन जाता है। तो जो एरिया बनेगा बेटा वो 1/2 ई माइनस 1 के बराबर बनेगा। ये ग्राफ कैसे बनेगा हमें नहीं पता, बट हमें पता है कि इतने से 0 से 1 के बीच में उसका जो एरिया बनेगा वो 1/2 ई माइनस 1 के बराबर बनेगा। समझ में आ गई क्या यार? ठीक है। तो ये एक बेसिक जो एप्लीकेशन था कि एरिया अंडर द कर्व कैसे कैलकुलेट करा जाता है उसका एग्जांपल था। अगर हमें दो कर्व दे दें और दोनों कर्व के बीच का एरिया पूछ ले, ये दो कर्व दे दिया हमें, इन दोनों के बीच का एरिया पूछ ले, तो हम क्या कर सकते हैं? y1 कर्व दे दिया, y2 कर्व दे दिया। y1 और y2 के लिए हमें इनका एरिया अंडर द कर्व पूछा है कि इन दोनों के बीच का ये जो एरिया है वो कैसे कैलकुलेट करें। ये वाला एरिया देखो, अब इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जा सकता है? सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना हमें। इस पूरे एरिया में से ये जो पूरा एरिया बन रहा है, इस पूरे एरिया में से ये पूरा एरिया कौन सा बनेगा? जो ऊपर वाला कर्व होगा, उस ऊपर वाले कर्व के एरिया में से अगर मैं नीचे वाले कर्व का एरिया माइनस कर दूं, ये वाला जो कर्व बने एरिया बनेगा वो नीचे वाले कर्व का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया बनेगा। और पर्पल कलर में जो लाइन बनाई, वो जो लाइन है वो एरिया है जो कौन सबटेंड करेगा? वो एरिया ऊपर वाला कर्व सबटेंड करेगा एक्स एक्सिस पे। तो ऊपर वाले का जो एरिया है उसमें से नीचे वाले का सबटेंडेड एरिया अगर मैं माइनस कर दूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा इन दोनों के बीच का ये एरिया बचा हुआ। ठीक है। इस टोटल एरिया में से, इस एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो बचेगा ये वाला ही, यही हमें चाहिए था। यानी कि अगर एरिया एनक्लोज्ड अगर हमें लिखना हो, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व्स, तो मैं इस एरिया को सीधा सीधा लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन y1 dx माइनस इंटीग्रेशन y2 dx, किसी भी x1 से x2 के लिए, किसी भी x1 से x2 के लिए ऊपर वाले कर्व का एरिया निकालो, माइनस कर दो नीचे वाले कर्व का एरिया। कोई समस्या है क्या? ये जो है ये तुम्हारे पास ये वाली टर्म क्या बनेगी? ये टर्म बनेगी तुम्हारे पास में एरिया एनक्लोज्ड अंडर y1 वर्सेज x ग्राफ। और ये जो अगली टर्म बनेगी ये तुम्हारे लिए बनेगी एरिया एनक्लोज्ड, ये लिखी जाएगी एरिया एनक्लोज्ड अंडर y2 वर्सेज x कर्व। माइनस कर दिया तो उन दोनों के बीच का एरिया आ गया। इतना ही तो था, बस यही करना है। आगे देखो, एक क्वेश्चन दे रखा तुम्हें एरिया एनक्लोज निकालने के लिए
कि y इक्वल टू एक्स एक ग्राफ है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दो ग्राफ हैं, ये कहीं ना कहीं कट कर रहे होंगे, और 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 नहीं, 0 से x इक्वल टू 0 टू द पॉइंट वेयर दे कट, x इक्वल टू 0 से उस पॉइंट तक जहाँ पे वो कट कर रहे हैं, इनके बीच का एरिया पूछा हमसे कि क्या कितना होगा, इन दोनों के बीच में क्या एरिया बनेगा। तो सबसे पहले या तो हम सीधे ही लगा सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में अगर ग्राफ बना के देखें तो हमें सिनेरियो समझ में आ जाएगा, बाकी हम कर सीधा सकते हैं, दोनों को माइनस करके लिमिट लगा देंगे और वह एरिया इनक्लोज निकल के आ जाएगा एक्स वाई। अगर हम लिखें इसके लिए तो y इक्वल टू एक्स का एक कर्व बना लें, y इक्वल टू एक्स का ये कर्व मान लो कुछ ये बन गया, y इक्वल टू एक्स तो ये बन गया, ठीक है ना, ये y इक्वल टू एक्स का कर्व बन गया, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लो ये बन गया, क्या बन गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ऐसे बन गया। इनिशियली x ऊपर होगा एक्स स्क्वायर नीचे होगा, ये बात समझ में आती है क्या? इनिशियली कैसे, x लेस देन 1 पे सोचो, 0 से 1 में एक्स स्क्वायर जो होगा वो लेस देन x होगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में जो एक से छोटे नंबर होते हैं उनका स्क्वायर जो होता है वो खुद से भी छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ 1/2 x अगर है तो एक्स स्क्वायर 1/4 होगा ना, तो एक्स स्क्वायर छोटा होता है x से, और x ग्रेटर देन 0 में एक्स स्क्वायर बड़ा होता है x से। ये वाला पॉइंट जो होगा ट्रांजिशन पॉइंट जहाँ पे एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमेशा के लिए ऊपर निकल जाएगा, अगर वो वैल्यू कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ मैं, ये x नोट कितना होगा, तो इस x पे y एक्स स्क्वायर का और x का दोनों इक्वल हैं, दोनों से जो y निकलेगा वो दोनों से इक्वल है, यानी कि एक्स स्क्वायर को चाहे एक्स करो इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 0 आ गया, x को मान लिया तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 दो रूट्स निकल के आए, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, दो रूट निकल के आने थे, दो आ गए, एक तो x इक्वल टू 0 यानी इंटरसेक्शन पॉइंट, और x इक्वल टू 1 यानी कि ये 1, x नोट की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। 0 से 1 ही वो सेट है जहाँ पे y x ऊपर की तरफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से ऊपर की तरफ है, ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का था, और हमें इसी एरिया में ये वाला एरिया निकालना था, इसी रीजन का ये वाला एरिया निकालना था। ये एरिया निकालने के लिए हमें पता है कि y इक्वल टू एक्स ऊपर है, तो एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन y dx कर दें, और y dx y1 dx माइनस y2 dx कर दें, और y1 यानी कि x dx माइनस y2 यानी कि एक्स स्क्वायर dx, 0 से 1 में इसको माइनस कर दें। और अगर हमें नहीं भी पता होता तो हम किसी भी एक कर्व में से दूसरे का माइनस कर देते, और मैग्नीट्यूड ही तो निकालना था, मैग्नीट्यूड निकाल लेते, उसका मोड लगा करके तो एरिया का मैग्नीट्यूड आ जाता, चाहे मैं नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करूँ, चाहे ऊपर वाले में नीचे वाले को, साइन ही तो बदलेगा। बट यहाँ से हमें फील आ गई कि भाई y इक्वल टू एक्स बड़ा होता है 0 से 1 में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से, तो ये जो एरिया बनेगा ये तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 तक माइनस ये बन जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1 तक तो ये बन जाएगा 1/2 माइनस ये बन जाएगा 1/3, और 1/2 माइनस 1/3 जो बनता है एरिया वो 1/2 माइनस 1/3 1/6 बन जाएगा, यानी कि ये 1/6 यूनिट का एरिया बनेगा। समझ में आ गई कि यार कोई समस्या आएगा इसमें? नहीं है ना? तो आगे देखो, एरिया अंडर y इक्वल टू कोस एक्स, y इक्वल टू कोस एक्स ग्राफ है। अब ध्यान से सुनो, तुम इंटीग्रेट करना y इक्वल टू कोस एक्स को और ये लिमिट्स लगाना और फिर ये कैलकुलेट करना। मैं तुम्हें एक आसान तरीका बता रहा हूँ, तुम पहले उस लिमिट्स लगा करके कैलकुलेट करना, बट क्योंकि मुझे पता है कि जो y का ग्राफ y इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ के जैसा ही होता है, तो मैं वो ग्राफ उठा लेता हूँ और उस ग्राफ से सीधे सीधे आंसर बता दूंगा मैं। इस ग्राफ में ध्यान से देखना, इस ग्राफ के अंदर ये मिटा देता हूँ मैं, है ना, ये 1/4 जो बनता है, 1/4 पार्ट जो है एक लूप का, या फिर एक लूप का यहाँ से यहाँ तक का पूरा लूप बोला जाए, तो जो ये बनेगा आधा लूप, इस आधे लूप का आधा पार्ट 1 एरिया देता है हमें। बट ध्यान से सुनना, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इनको एक तरीके से इसको पीछे शिफ्ट कर देते हैं, मान लो हमने यहाँ तक शिफ्ट कर दिया, ऐसे शिफ्ट कर दिया। सिमिलरली ये भी आधे आधे पीछे शिफ्ट हो जाएंगे π/2 से। ऐसा ही होता है कोस का ग्राफ, ऐसा ही होता है ना, कोस का ग्राफ कुछ इसी तरीके का होता है भाई, वो π/2 पे 0 होता है और 0 पे 1 होता है, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब इसमें ये हटा देता हूँ, ये जो लिखे हुए हैं y इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ बन गया अब ये,
ये किसका ग्राफ बन गया, y इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ बन गया। बस अब हम एरिया लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एरिया। अब इसमें देखना 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू, इतने वाले का एरिया तो हमने साइन से निकाल रखा 1 बनता है। और तुम इंटीग्रेट करके भी देखना, तुम हर एक पार्ट को इंटीग्रेट करके लिमिट रख के देखना, तो ये वाला एरिया +1 बनना चाहिए ना भाई। एक्स में इधर जा रहा हूँ मैं, एक्स बढ़ रहा है तो dx पॉजिटिव, dx पॉजिटिव, और 0 से पाई बाई टू में dx पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव, तो ये वाला एरिया जो बनेगा वो, ये वाला एरिया जो बनेगा ये 1 बनेगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगर मैं 0 से पाई में लिखूंगा, 0 से पाई में इसका इंटीग्रेशन, फिर मैं बोलूँ एरिया अंडर की बात छोड़ करके, ये जो है हमारा इंटीग्रेशन y dx है, इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स है। और एरिया की बात करूंगा तो एरिया में मैग्नीट्यूड हम ऐड कर देंगे, है ना। एरिया में तो हम मैग्नीट्यूड ऐड करेंगे और सीधा इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस माइनस वाले ऐड करके 0 हो जाएंगे। अगर सिमेट्रिक, अगर तुम पॉजिटिव नेगेटिव एरिया ले लोगे तो, जैसे 0 से पाई में बात करूँ, 0 से पाई में बात करूँगा तो ये वाला एरिया, अगर तुम इधर जा रहे हो तो ये वाला एरिया मैग्नीट्यूड में तो 1 ही है, लेकिन क्योंकि नीचे है तो ये -1 बन जाएगा। समझ में आई ये बात। तो ये वाला 0 से पाई में, 0 से पाई में ये +1 बनेगा और ये -1 बनेगा, तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, कोस का इंटीग्रेशन। ये आंसर आएगा 0। -π/2 से 0 में, -π/2 से यहाँ से 0 में इधर जाओगे तो x बढ़ रहा है, dx पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो ये एरिया पॉजिटिव बनेगा, ये बन जाएगा +1। समझ में आई क्या बात। और इतना हमें निकाल रखा है 1 बनता है। -π से पाई, -π से पाई ध्यान से देखना, -π ये है यहाँ से लेकर के और +π यहाँ तक, ये वाला एरिया। तो उसमें देखो ये -1, ये +1, ये +1, ये -1, ये क्या बन जाएगा, 0। ध्यान से देख लो, कोई समस्या है तो इस तरीके से तुम सीधा ही बता सकते हो अगर तुम्हें वैल्यूज याद हैं तो। आगे चलते हैं, तुम इंटीग्रेट करके वैल्यूज रख रख के एरिया कैलकुलेट कर लेना तो तुम्हें दिख जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, हमें इंटीग्रेशन निकालना था। अगर एरिया देखो, अगर हम एरिया लिखते हैं, एरिया का मैग्नीट्यूड x इक्वल टू -π से x इक्वल टू +π में, तो हर एक एरिया को जो नेगेटिव है उसको भी हम प्लस बना करके लिखते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये बन जाता 4। तो वो जो एरिया बनेगा, ये टोटल एरिया, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला, ये तो मैग्नीट्यूड में 4 बनेगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन कोस एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक 0 बनेगा। समझ में आ गई बात, ये इसका मीनिंग है। अगला क्वेश्चन जो है इसको ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। 0 से पाई में, 0 से पाई में साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स ये इक्वल हैं, या फिर साइन एक्स बड़ा होगा 0 से पाई में, साइन स्क्वायर एक्स बड़ा होगा, क्या होगा, ध्यान से सोचो। 0 से पाई में साइन एक्स और साइन एक्स स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का ग्राफ बना देते हैं, ऊपर से उठा लेते हैं, ये साइन एक्स का ही तो ग्राफ है, तो ये ग्राफ उठा लेते हैं। नहीं ये नहीं था, हमने वैसे कॉपी जो कर रखा है वो उसी का ग्राफ है, तो पेस्ट करूँगा तो वही आएगा। ठीक है, ये ग्राफ देखो, ये साइन एक्स का ग्राफ है। साइन स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, साइन स्क्वायर के ग्राफ में जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव में आ जाएंगी, यही तो होता है, नेगेटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव में आ जाएंगी, हमें इतना ही समझ में आता है। तो ये y इक्वल टू साइन एक्स का अगर ग्राफ हुआ तो y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा मान लो, इसको हटाओ, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, तो साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ के लिए हम बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट रिवर्स हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर और आ जाएगा। इस तरीके से बोलूँ मैं, इसका कलर कुछ अलग कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। अगर हम इस ग्राफ को देखेंगे इस तरीके से, मैं अलग बना दूंगा तो ज़्यादा सही रहेगा, वरना तुम कंफ्यूज रहोगे। y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स में, साइन स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स की बात चल रही है, तो इसमें ये जो पार्ट है, नीचे वाले पार्ट ऊपर आ जाएंगे और नीचे वाले पार्ट हट जाएंगे एक तरीके से। ये ग्राफ जो था वो नीचे से हट जाएगा, अनग्रुप करें इसको तो हम इसको वो बना पाएंगे। इसको डैश लाइन बना देते हैं कि नीचे था लेकिन ऊपर आ गया। और सबसे पहले जब भी स्क्वायर होता था हम नीचे वाले ग्राफ को ऊपर बनाते हैं, तो हमें दिखता यही है कि ये इस तरीके से बन जाएगा। और अब हमें 0 से पाई में देखना है, लेकिन 0 से पाई में देखूंगा तो 0 से पाई में साइन का देखूँ चाहे साइन स्क्वायर का, हमें एक जैसा ही दिख रहा है, तो दोनों एरियाज इक्वल दिख रहे हैं हमें। क्या यही सही आंसर है क्या। 0 से पाई में जो ये वाला एरिया बनेगा, यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो हमें तो एक जैसा ही दिख रहा है, नीचे वाला ग्राफ भी तो ऊपर ही आया, लेकिन वो तो पाई से 2 पाई में आया है,
तो पाई से 0 से अगर 2 पाई पूछता मैं साइन स्क्वायर का, तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया क्या 2 + 2 4 बन जाता क्या? होगा तो पॉजिटिव ही, लेकिन क्या वो 4 बनता? ध्यान से सुनना, y = साइन एक्स जो है, इसमें साइन जो होता है वो 1 से 0 के बीच में ही रहता है हमेशा। 1 से 0 के बीच में मैग्नीट्यूड साइन का, वो वैसे तो -1 से 1 के बीच में रहता है, लेकिन साइन एक्स का मैग्नीट्यूड 0 से 1 के बीच में होता है। तो जो साइन स्क्वायर एक्स बनेगा उसका मैग्नीट्यूड हमेशा साइन एक्स के मैग्नीट्यूड से छोटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि साइन एक्स 1 से छोटा नंबर है, और अगर उसका स्क्वायर करूंगा तो वो और भी छोटा हो जाएगा। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स से इक्वल या फिर छोटा हो सकता है। इक्वल होगा जब वो 1 होगा या फिर 0 होगा, तब तो इक्वल हो जाएगा। उसके अलावा हमेशा एक्स की जो 0 से 1 की वैल्यूज में साइन स्क्वायर हमेशा छोटा होगा। अगर वो हमेशा छोटा हुआ तो ओवरलैपिंग वाला ग्राफ तो नहीं बन सकता, यानी कि ये वाला जो ग्राफ बनाया है ये तो नहीं बन सकता साइन स्क्वायर के ग्राफ में। इक्वल होने के लिए तो ऐसा होना था, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमने अभी देखा कि साइन स्क्वायर हमेशा छोटी वैल्यू देगा। तो कैसा बनेगा साइन स्क्वायर का ग्राफ? देखो, साइन स्क्वायर का ग्राफ बनेगा ऐसे, चलेगा यहाँ से जाएगा ऐसे, और 1 पे मिलेगा। 0 पे एक तो उसके बराबर है और एक 1 पे उसके बराबर है। 0 और 1 के अलावा हमेशा साइन स्क्वायर जो है वो नीचे जाएगा, तो वो नीचे से ऐसे बनेगा, ऊपर से ऐसे आएगा। फिर वो समझ में आई क्या बात? तो थोड़ा सा अगर मैं दिखाऊँ स्मूथ तरीके से, तो ऐसा बनेगा, नीचे नीचे 1 पे इक्वल होगा, फिर मुड़ेगा, नीचे की तरफ आएगा और फिर ऐसे बन जाएगा। समझ में आई क्या बात? इस तरीके से जाएगा। अगले पार्ट में फिर से ऐसा का ऐसा, फिर तो सेम रिपीट होगा, ठीक है ना? फिर तो सेम रिपीट होगा, लेकिन y = मोड ऑफ साइन एक्स, मोड ऑफ साइन एक्स से नीचे नीचे रहेगा हमेशा। इस तरीके से नीचे नीचे ग्राफ रहेगा। अगर ये ग्राफ नीचे नीचे रहेगा तो क्या तुम देख सकते हो कि ये वाला जो एरिया बन रहा है ये साइन स्क्वायर का एरिया बनेगा, और वो एरिया इस वाले ग्राफ के टोटल इस एरिया से छोटा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मैंने बिना इंटीग्रेशन कैलकुलेट करे, वरना तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना पड़ता और उसमें लिमिट रख के तुम्हें आंसर निकालना पड़ता। लेकिन अगर हमें ग्राफ अच्छे से समझ में आते हैं और हमें पता है कि इस इंटीग्रेशन का मतलब एरिया है, तो हम वो एरिया देख करके सीधा सीधा बता सकते हैं इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो बेटा साइन स्क्वायर एक्स का एरिया जो बनेगा वो छोटा बनेगा साइन एक्स के एरिया से। कहाँ है साइन एक्स स्क्वायर? साइन एक्स वाला जो एरिया होगा वो बड़ा होगा साइन एक्स स्क्वायर के एरिया से। समझ में आ गई क्या बात? तो जो साइन एक्स का ग्राफ था वो अगर हम ऐसा बना दें डैश लाइन से, तो साइन स्क्वायर एक्स का जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा बेटा? वो येलो कलर की जो लाइन्स हैं वैसा बनेगा। तो हमें साइन एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी समझ में आ गया, और ये तो y = मोड ऑफ साइन एक्स देख देता हूँ। ये जो था वो तो डैश लाइन में तो y = मोड ऑफ साइन एक्स है, नीचे से ऊपर चला गया वो ग्राफ, है ना? वो मोड ऑफ साइन एक्स का है, साइन स्क्वायर एक्स का नहीं है। येलो कलर में जो बना रखा है ये है y = साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ। समझ में आ गई बात? ये स्मूथ रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे भी। तो ये हमें समझ में आया, और यहाँ से हम सीधा देख के बता सकते हैं कि वो साइन स्क्वायर एक्स हमेशा साइन एक्स से नीचे रहेगा ग्राफ। तो वो साइन एक्स के मोड से तो 0 से पाई में वो नीचे ही है, तो एरिया उसका कम होगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, y = साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का एरिया ही निकालना होगा हमें, तो प्रॉपर एरिया ही पूछ लिया जाए, या फिर मैं बोलूँ कि इंटीग्रेशन एरिया तो ना लिखे हम, एरिया में तो हमें मैग्नीट्यूड ऐड करने पड़ जाते हैं। हमें लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx फ्रॉम 0 to π/2 वगैरह। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें, उसके लिए साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर उसमें वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। और हम कैलकुलेट करके देखें भी कि 0 से पाई में जो एरिया है, 0 से पाई में साइन का एरिया तो 2 बनता है, इस लूप का एरिया साइन के अंदर तो 2 बनता है, ये पूरा 1 + 1 2। लेकिन ये तो 1 से ये छोटा, यहाँ पे ये 1 से छोटा एरिया और टोटल 2 से छोटा एरिया बनेगा, तो वो देखो कितना बनता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx, ये लास्ट क्लास में हमने साइन स्क्वायर एक्स का या फिर कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना सीखा भी था। सीधे तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको कोस 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोस 2x 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स जो बनेगा बेटा वो 1 - कोस 2x बनेगा, और यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा 1 - कोस 2x/2। यहाँ पे रख देंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1 - कोस 2x, और ये dx 0 से, हमें लिमिट बाद में लगाएंगे, पहले ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन 1/2 और
dx का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन तो 1 का इंटीग्रेशन x बन जाएगा माइनस कोस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, तो कोस एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी में एक का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन x माइनस साइन 2x/2। अब जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में अगर हम कैलकुलेट करें 0 से π/2 में इसका जो एरिया है, 0 से π/2 में साइन का एरिया 1/2 होता है, सॉरी 1 होता है, तो 0 से π/2 में क्योंकि ये ग्राफ जो रहेगा साइन स्क्वायर उससे नीचे रहेगा तो 1 से छोटा आंसर आना चाहिए। तो कैलकुलेट करो, ये जो इंटीग्रेशन बनेगा ये हाफ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स dx 0 से π/2 में हमने इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लिया 1/2 x माइनस साइन 2x/2, और ये 0 से π/2 इसमें लिमिट रखेंगे तो बन जाएगा 1/2 तो बाहर बन जाएगा, और ये π/2 माइनस साइन π/2, ये साइन पाई बन जाएगा 0 सॉरी ये अपॉन में 2 माइनस 0 माइनस साइन 0 0 ही बनता है, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 π/2 माइनस साइन पाई 0 ही बनता है 0/2, तो ये बन जाएगा π/4, और π/4 देखो पाई 3.14 होता है तो π/4 1 से छोटा ही आएगा आंसर। समझ में आई क्या बात? और अगर मैं सेकंड कैलकुलेट करना चाहूँगा 0 से पाई में, तो मैं सीधा ही बोल सकता हूँ कि जो लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का एरिया बनेगा वो तो सिमेट्रिक होगा, है ना। y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ में ये ऐसे बनेगा, साइन एक्स का जो ग्राफ ऐसा बनता है उससे, तो ये वाला एरिया जो बनेगा और ये वाला जो एरिया बनेगा वो सेम होगा, यानी कि अगर ये π/4 एरिया है और ये भी π/4 एरिया ही बनेगा तो 0 से π/2 में ये जो इंटीग्रेशन बनेगा टोटल 2π/4 यानी कि π/2 बनेगा कि नहीं बनेगा यार? समझ में आई क्या बात? क्या बनेगा? π/2 बनेगा। ठीक है, 0 से 2π में देखूंगा तो 0 से 2π में ये बनेगा, 0 से 2π में ये बन जाएगा इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा ही बना दूं, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये वाला एरिया ये 2π बनेगा यहाँ पे, तो ये π/4 और ये भी π/4 फिर से, तो थर्ड पार्ट में 0 to 2π में जो इंटीग्रेशन बनेगा यानी ये एरिया बन जाएगा ये 4 टाइम्स π/4 बन जाएगा, यानी कि पाई के बराबर बन जाएगा। समझ में आई क्या यार? ध्यान से देख लो, कोई डाउट हो तो पीछे बैक करके इसको देख लो दोबारा से अगर कोई डाउट हो तो, अदरवाइज हम आगे चलते हैं ना। ये इसके मीनिंग है। दूसरा जो अगला एप्लीकेशन है कि इंटीग्रेशन का जो अगला एप्लीकेशन बनेगा, इंटीग्रेशन कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एंड आरएमएस वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन। एवरेज वैल्यू क्या होती है, ध्यान से सुनना। किसी भी फंक्शन का कोई भी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, उसका एवरेज वैल्यू कैसे डिफाइन करा जाता है? एवरेज वैल्यू होता है किसी भी फंक्शन का कि अगर कोई वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है मान लो, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी तुमने निकाली होगी 9th क्लास में, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वो क्या होता है कि उस कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते जाओ तो सेम टाइम में जो तुम वेरिएबल वेलोसिटी से पहुंचे हो, सेम टाइम में उस कांस्टेंट वेलोसिटी से भी तुम उतने टाइम में उतने डिस्टेंस कवर कर लोगे, ये एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू होता है। उसी तरीके से किसी भी ग्राफ में जो एवरेज फंक्शन, कोई भी फंक्शन दे रखा है, उसका एवरेज वैल्यू क्या होगा कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू की इक्विवेलेंट वैल्यू होती है। एवरेज वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट वैल्यू के इक्विवेलेंट एक वैल्यू होती है जो वेरिएबल वैल्यूज को रिप्लेस कर सकती है सीधे सीधे। अब वेरिएबल वैल्यूज में हमें चीजें कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है, इंटीग्रेट वगैरह करना पड़ता है, लेकिन अगर हमें एवरेज वैल्यू पता हो तो हम उस वेरिएबल चीज की जगह उस कांस्टेंट एवरेज वैल्यू को रिप्लेस करके कैलकुलेशन आसान बना सकते हैं हमारी। समझ में आई क्या यार? फॉर एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं, एक पॉइंट है, एक पार्टिकल ए से बी तक जाता है, ठीक है, ये मान लो ये ए से बी तक चलता है, कार समझ लो, एक कार है ए से बी तक चलती है, ठीक है। अब ये कार ए से बी तक जा रही है, मान लो ये डिस्टेंस जो ए बी का है वो कितना है 500 मीटर है, और जो टाइम लगा ए से बी तक जाने में इस कार को वो 100 सेकेंड्स लग गए। अब इस बीच में इसकी कार स्पीड कम भी होगी, इसकी स्पीड बढ़े भी की घटे भी की, कॉन्स्टेंट भी रहेगी, है ना, अलग अलग तरीके, कभी ब्रेक भी लगाएंगे, कभी एक्सेलरेट भी करेंगे, तो वेरिएबल स्पीड है, यानी कि इसकी जो है वो वेरिएबल स्पीड है। अब लेकिन टोटल जो टाइम लगा वो 100 सेकंड लग गया 500 मीटर कवर करने में। अगर हम इसका एवरेज स्पीड निकालें तो तुम्हें पता था ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम एवरेज स्पीड होता है 500 अपॉन में 100, ये क्या था 5 मीटर पर सेकंड। इस 5 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ? अगर हमें सीधे ही बोल दिया जाता है, हम यही तो बताते हैं कि भाई इतना डिस्टेंस चले हम और इतना टाइम लग गया हमें, तो हम एवरेज स्पीड चले थे, लेकिन हम चलते तो वेरिएबल स्पीड से हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। तो ये एवरेज क्या है? एवरेज ये है कि तुम हर समय पे अगर तुम 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे होते तो भी तुम्हें 100 ही सेकंड लगते ए से बी तक पहुंचने में,
बल्कि कार में तुमने कभी ब्रेक लगा करके रोकी भी होगी रेड लाइट पे, कभी स्पीड बढ़ा करके 100 जो है 20 मीटर पर सेकंड पे गए होगे, कभी 15 मीटर पर सेकंड, कभी 2 मीटर पर सेकंड पे, कभी 0 पे, इस तरीके से चले। बट ओवरऑल जो तुम्हारा एवरेज निकल के आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि तुम उन जो वेरिएबल वेलोसिटीज हैं उनसे ना चल के अगर तुम कांस्टेंट 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे होते ए से बी तक, तो तुम सेम टाइम में वो 500 मीटर कवर कर लेते 100 सेकंड में। यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ, वी कैन नाउ से दैट if car will move with constant speed जो कि है 5 मीटर पर सेकंड फॉर 100 सेकंड, अगर ये 5 मीटर पर सेकंड 100 सेकंड चलेगा, इट विल रीच फ्रॉम ए टू बी इन सेम टाइम। ए टू बी जो 500 मीटर है, सेम टाइम के अंदर जो वेरिएबल स्पीड से तुम पहुंचे हो वो सेम टाइम में अगर कांस्टेंट इसी स्पीड से चलता रहे, तो देन दिस कांस्टेंट वैल्यू जो 5 मीटर पर सेकंड बनी, ये एवरेज स्पीड बन गई। हमने पहले ही एवरेज लिख दिया था इसको, क्योंकि तुम्हें पता था एवरेज इसी तरीके से निकालते हैं। तो क्योंकि ये कांस्टेंट, हम उन वेरिएबल स्पीड्स को रिप्लेस कर सकते हैं। अब हमें आगे जो भी कैलकुलेशन करनी हो हम इस कांस्टेंट वैल्यू लेकर के और कर सकते हैं। समझ में आ गई क्या बात? इस तरीके के जो वैल्यूज होती हैं, जो वेरिएबल वैल्यूज को कांस्टेंट वैल्यूज में कन्वर्ट कर देती हैं, वो वैल्यू, और उसकी तरह हम उसके वेरिएबल वैल्यूज को हटा करके कांस्टेंट वैल्यू को रिप्लेस करके सारी कैलकुलेशन कर पाएं, वो वैल्यूज की एवरेज वैल्यू बनती है उस फंक्शन की। अब ये कैलकुलेट कैसे करी जा सकती है, ध्यान से सुनना। सिंपल कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई जनरल फंक्शन है ना, वो तो सिंपल हमें पता था कि डी बाई टी वी एवरेज होता है, तो हमने उससे समझा, तो उसका मीनिंग हमें समझ में आया। बट कोई y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, हमें इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। एवरेज वैल्यू निकालने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x1 से x2 में एवरेज निकालूंगा, अलग अलग टाइम में अलग अलग एवरेज आता है, तो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग एवरेज आएगा। हम x1 से x2 तक का ये वाला एरिया देखा हमने कि भाई x1 से x2 में इंटीग्रेट करके मैं ये वाला एरिया निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं इसका एवरेज वैल्यू निकालना चाहूँ y का, तो वो हमें किस चीज़ को डिनोट करवाएगा? वो डिनोट करेगा कि एक ऐसी वैल्यू जिसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इस तरीके से ऐसे, ये समझना है इसको, मैं इस तरीके से वो करूँ, हाँ, अगर मैं ये तरीके के y कांस्टेंट ले लूँ, ये कांस्टेंट y बोल दूँ इसको, मैं इसको अलग कलर से बना लेता हूँ, चलो ये कलर है। मैं बोलता हूँ कि ये जो वैल्यू है y की, ये एवरेज वैल्यू है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि मैं जो dx स्ट्रिप लगा करके अलग अलग y से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा था, तुम y की एक एवरेज वैल्यू निकाल लो कि इस y को तुम पूरे डेल्टा x से एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो जो एरिया बनेगा वो इसी एरिया के इक्विवेलेंट निकल के आ जाए। यानी कि इस मैक्सिमम वैल्यू से तो कम रखना पड़ेगा और इस मिनिमम वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, तब जा करके, क्योंकि ये वाला एरिया माइनस हो जाएगा और ये वाला एरिया ऐड हो जाएगा और टोटल एरिया इस एरिया के बराबर बन जाएगा। जो ऊपर एरिया माइनस हुआ वो एरिया यहाँ पे बन जाना चाहिए, तो ये जो हटा वो यहाँ पे अगर बन गया तो ये कांस्टेंट वैल्यू का एक रेक्टेंगल बन गया। इस रेक्टेंगल का एरिया लिखना हमें आता है फिर। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू बनेगी जो इस वेरिएबल y को रिप्लेस कर देगी कि तुम इन वेरिएबल वाइज में एरिया मत निकालो, सिर्फ इस कांस्टेंट y में देख लो और इस रेक्टेंगल का सीधा एरिया निकाल लो। ये वाली जो y की वैल्यू बनेगी वो इस फंक्शन की x1 से x2 तक की एवरेज वैल्यू होगी। समझ में आई क्या बात? तो ये जो वैल्यू है, अगर मैं इसको देखूंगा, ये जो y आएगा x1 से x2 तक का, ये y एवरेज होगा और x1 टू x2, और अलग अलग इंटरवल में ये एवरेज अलग अलग आएगा। तो अगर ये इस तरीके से आ रहा है तो एक तरीके से ये वाला जो एरिया था ये तो हट गया और ये वाला एरिया इसमें ऐड हो गया। समझ में आई क्या बात? और लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं देखूं, लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं देखूंगा तो ये जो इंटीग्रेशन y dx करना पड़ेगा हमें x1 से x2 तक का, है ना, वो जो एरिया मिलेगा राइट हैंड साइड में इस रेक्टेंगल का एरिया, ये जो रेक्टेंगल बनेगा इसके एरिया को मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ कि ये y की एवरेज वैल्यू है, कि मैं इन वेरिएबल y से मल्टीप्लाई करना करके इस एवरेज वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इस रेक्टेंगल का एरिया देख लूँ, तो वो y एवरेज इंटू ये x2 माइनस x1, या फिर बोलूँ y एवरेज इंटू डेल्टा x से मैं सीधा का सीधा वो एरिया निकाल सकता हूँ।
तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इस अगर वाई एवरेज को मैं इस वाई की वैल्यू का एवरेज वाई की वैल्यू निकाल बोल रहा हूँ, तो ये वाई एवरेज क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स x1 से x2 तक डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। समझ में आई क्या बात, ये तुम्हारा y का एवरेज वैल्यू बनता है। किसी भी फंक्शन का y एज ए फंक्शन ऑफ x दे रखा हो, उसका एवरेज वैल्यू किसी भी इंटरवल में y डी एक्स इंटीग्रेशन वाई डी एक्स x1 से x2 अपॉन में डेल्टा एक्स बनता है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई क्या यार, ध्यान से देख लो, हम इसको अलग से भी लिख लेते हैं। सो जो हमने देखा उसका मतलब ये है, फॉर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए जो एवरेज वैल्यू बनेगी वो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, या फिर बोलूँ एफ ऑफ एक्स डी एक्स x1 से x2 तक अपॉन में डेल्टा एक्स बोलूँ, या फिर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स x1 से x2 तक। ऊपर तो y का इंटीग्रेशन और नीचे dx का इंटीग्रेशन x1 से x2 तक डेल्टा एक्स ही तो बनेगा। dx का इंटीग्रेशन x और उसमें x2 से x1 से x2 लिमिट रखेंगे तो वो x2 माइनस x1 डेल्टा एक्स, यानी कि ये y जो फंक्शन ऑफ x का एवरेज वैल्यू निकल के आता है। किसी भी फंक्शन का एवरेज निकाल सकते हैं, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, फोर्स का, इम्पल्स का, मोमेंटम का, किसी भी चीज़ का हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, करंट का एवरेज वैल्यू, वो सब। समझ में आ गई बात। दूसरी एक होती है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, है ना। ये तुम 12th क्लास में अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ोगे सबसे पहले, और जो 11th क्लास में तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे और फिजिक्स में पढ़ोगे 11th क्लास में केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके अंदर तुम मॉलिक्यूल की स्पीड लिखोगे। जो गैस के अंदर कंटेनर में कोई टी टेम्परेचर पे गैस है, उसके जो स्पीड बनेगी मॉलिक्यूल्स की, वो एवरेज उसकी जो स्पीड होगी वो आरएमएस स्पीड तुम कैलकुलेट करोगे। एवरेज वेलोसिटी जब उनकी देखो, एवरेज वेलोसिटी उनकी जीरो निकल के आ जाएगी, तो तुम एवरेज आरएमएस वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो उनके लिए। वो क्यों आ जाएंगी वो तो वहीं पे देखेंगे, बट हाँ ऐसी जगह पे तुम आरएमएस वैल्यूज कैलकुलेट करते हो। तो वेरिएबल फंक्शन का आरएमएस वैल्यू क्या होगा, आरएमएस वैल्यू वो होती है फॉर ए फंक्शन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फंक्शन। यानी कि एक फंक्शन का स्क्वायर करना है, उसका एवरेज करना है और उसका स्क्वायर रूट लेना है, उस वैल्यू को हम आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। समझ में आई क्या बात। सिंपल आर एम और एस से समझो इसको। एस का मतलब सबसे पहले, सबसे लास्ट से लेफ्ट की तरफ आना है। सबसे पहले हम फर्स्ट में हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जो भी फंक्शन जिसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है उसका हम स्क्वायर करेंगे। सेकंड स्टेप पे क्या करेंगे हम, सेकंड स्टेप पे करेंगे हम उसका एवरेज लेंगे, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे, थर्ड स्टेप पे करेंगे हम उसमें उसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट। सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, फिर एवरेज लेंगे और फिर उसका रूट लेंगे। यानी कि ध्यान से सुनना, करना क्या हमें, अगर हमें कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे दिया जाए और इसका आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना हो, y आरएमएस हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर कर दिया। अभी जो स्क्वायर वाला फंक्शन बना इसका एवरेज, तो किसी भी फंक्शन का एवरेज कैसे लिखा जा सकता है, वो फंक्शन को इंटीग्रेट करो, किसी भी x1 से x2 में तुम्हें आरएमएस चाहिए, उसी x1 से x2 में से स्क्वायर का तुम एवरेज निकालो, डिवीजन में dx x1 से x2, और फिर ये पहले स्क्वायर करा, फिर उस स्क्वायर वाले फंक्शन का एवरेज निकाल लिया हमने, और अब इसका कर देना है रूट, ये बन जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज। ये इसका क्या बन जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। समझ में आई बात। तो जहाँ पे कई बार क्या होता है कि एवरेज वैल्यू जीरो निकल के आ जाती हैं, लेकिन उस रीजन में, उस इंटरवल में कुछ फिनोमिना ऐसा हो रहा होता है कि जो जीरो नहीं होता है, तो उन जगहों पे हम कैलकुलेट करते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। समझ में आई ये बात। यानी कि जैसे कोई पार्टिकल अगर घूम के आ जाए एक ही जगह पे, एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी लेकिन उसकी आरएमएस वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। आरएमएस वेलोसिटी निकाली जा सकती है, बट हमारे काम में नहीं आती, तो जनरली हम नहीं करते। काइनेमेटिक्स में तुमने कभी देखा भी नहीं होगा, आरएमएस नाम तुमने नहीं सुना होगा, अभी सुना होगा, और ये मेनली केटीजी में और अल्टरनेटिंग करंट 12th में काम में आएगा। समझ में आ रही बात। ये आरएमएस वैल्यूज हैं। इस तरीके से अगर मैं इसको अलग से लिखा जाऊँ, ये किसी भी फंक्शन का आरएमएस वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ, ये तुम्हें याद रखना है।
अब इसका मीनिंग क्या है, यूजेस क्या है? एवरेज फंक्शन का तो हमें पता है, हर एक चीज़ का एवरेज निकालते हैं, वेलोसिटी, फोर्स, करंट वगैरह। इसके यूजेस क्या है मैंने तुम बताया। सबसे पहले 11th का यूज मैंने तुम्हें बताया था कि आरएमएस स्पीड निकालते हैं हम, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, है ना, केटीजी के अंदर, केटीजी चैप्टर के अंदर। दूसरा अल्टरनेटिंग करंट के अंदर, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर हम आई आर एम एस निकालेंगे, वी आर एम एस निकालेंगे। अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट जो होंगे उनकी आर एम एस वैल्यू निकालेंगे। पावर, आर एम एस पावर निकालेंगे। एवरेज पावर निकालने के लिए आर एम एस वैल्यूज निकालने की जरूरत पड़ेगी। समझ में आई क्या बात? इन सब के अंदर हमें ये आर एम एस वैल्यूज कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं, हम एवरेज और आर एम एस वैल्यू निकालना सीखते हैं। पैटर्न हमें समझ में आया। एवरेज निकालने के लिए इंटीग्रेशन वाई का फंक्शन है, उसका एवरेज निकालने के लिए इंटीग्रेशन वाई डी एक्स अपॉन में इंटीग्रेशन डी एक्स। आर एम एस निकालने के लिए इसका स्क्वायर करके एवरेज निकाल करके फिर रूट लेना है। बस ये हमें याद रखना है, इस तरीके से याद रखना है जैसे मैंने बताया उस तरीके से, है ना। डेफिनेशन जो लिखवाई है मैंने उसको प्रॉपर तरीके से याद रखने की जरूरत नहीं है कि वर्ड टू वर्ड तुम्हें याद रहे, बट उनका मीनिंग याद होना जरूरी है। पहला देखो, अगर मैं x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई में बात करूंगा तो हमारे पास जो फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स है। y इक्वल टू साइन एक्स में, y इक्वल टू साइन एक्स में एवरेज निकालना हो, अगर एवरेज वैल्यू निकालनी हो तो y एवरेज क्या बनेगा बेटा, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स अपॉन में इंटीग्रेशन डी एक्स। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई में, 0 से पाई में। लेकिन इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स निकालना तो हमने सीख रखा है। साइन एक्स का जो ग्राफ का एरिया बनता है, साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है वाई इक्वल टू साइन एक्स का, उस ग्राफ की हेल्प से हमने निकालना सीख रखा है। ये वाई और एक्स में अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो ये पाई तक बन गया, और पाई तक का ये जो एरिया बनता है साइन एक्स का, ये तो 2 बनता है, 1 और 1 आधा आधा साइन का एरिया। यानी कि जो 0 से पाई पहला वाला पार्ट बनेगा, है ना, पहला जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में अगर मैं एवरेज वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, तो वाई एवरेज बन जाएगा। यानी कि साइन एक्स एवरेज का सिंबल ये भी होता है ऐसे, और इसमें लिख दूँ मैं कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई में जो एवरेज वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई में 2 बन जाएगा, अपॉन में डेल्टा एक्स क्या बनेगा, यानी कि ये तो बन जाएगा साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई, और अपॉन में ये बन जाएगा डेल्टा एक्स क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स बन रहा है पाई। यानी कि 2 अपॉन में पाई इसकी एवरेज वैल्यू होती है 0 से पाई में। सेकंड में अगर मैं एवरेज देखूं, सेकंड में एवरेज अगर मैं देखूंगा तो वो वाई एवरेज क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई, क्योंकि 0 से 2 पाई का बनना है, अपॉन में डेल्टा एक्स। तो ये वाई एवरेज क्या बन जाएगा बेटा, 0 से 2 पाई में अगर देखूंगा तो ये वाला जो एरिया नीचे भी बनेगा 0 से 2 पाई में, 2 पाई में ये वाला एरिया ये -2 बनेगा, और 0 से 2 पाई में करूँगा तो +2 और -2 0 बन जाएगा, तो 0 अपॉन में डेल्टा एक्स 2 पाई एवरेज 0। तो साइन एक्स का जो एवरेज होगा वो 0 से पाई के अंदर तो 2 अपॉन में पाई होगा, और सेम साइन एक्स की एवरेज वैल्यू 0 से 2 पाई में 0 होगी। एक साइकिल कंप्लीट होने पर वो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 बन जाएगी, और आधे साइकिल में 2 अपॉन में पाई। ठीक है, ये वैल्यूज याद रख सको तो रख लेना, क्योंकि काम आ सकती हैं आगे। ठीक है, सीधे सीधे काम आ सकती है। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टी, साइन का फंक्शन दे दिया v इक्वल टू साइन टी, और पूछ लिया कि 0 से टाइम की वैल्यू 0 से पाई के अंदर उसकी एवरेज वेलोसिटी बता दो, है ना। तो ये तुम्हें पता होनी चाहिए, ये कुछ वैल्यूज साइन वगैरह की वैल्यूज तुम्हें, उसके एरिया की वैल्यू क्या होती है 0 से पाई बाई 2 में, 0 से पाई में, और उसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है। ठीक है, ये एक तरीके से ये आंसर बनेंगे तुम्हारे। नहीं भी याद हो तो मैं कैलकुलेट करना आना चाहिए किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन वाई डी एक्स अपॉन में इंटीग्रेशन डी एक्स करने से उसका एवरेज वैल्यू निकल के आता है। तो ये तो हमने एवरेज वैल्यू निकाली। आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर का ग्राफ बनाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर का ग्राफ अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से बनता है, बनता है कि नहीं बनता है, अभी हमने देखा साइन एक्स का ग्राफ जो ऐसा बनता है, उसके कंपैरिजन में ये नीचे से निकलता है। ये तुम्हारा y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ है, क्योंकि तुम्हें आरएमएस निकालने के लिए, y आरएमएस निकालने के लिए y इक्वल टू साइन पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, तो साइन एक्स जो है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे,
अपॉन में इंटीग्रेशन डी एक्स, ये एवरेज RMS निकलेगा और फिर इसका रूट लेना है। समझ में आ गई क्या बात? तो सबसे पहले में करना क्या है, एक तरीके से स्क्वायर वाले फंक्शन का एवरेज लेना है और एवरेज का रूट ही तो लेना है। तो पहला पार्ट अगर मैं देखूँ x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई में, x इक्वल टू 0 से पाई में हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखा है साइन स्क्वायर का एरिया। साइन स्क्वायर का एरिया हमने ऊपर कैलकुलेट करा था 0 से पाई में। देखो 0 से पाई में कैलकुलेट करा था हमने साइन स्क्वायर का एरिया। 0 से पाई/2 का आधे पार्ट का पाई/4 निकल के आया था, पाई/4 निकल के आया था। अगर ये पाई/4 निकल के आया था तो ध्यान से देखना, 0 से पाई का, हाँ इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। ये वाला एरिया पाई/4 है, ये वाला एरिया भी पाई/4 है, ये भी पाई/4 है और ये वाला एरिया भी पाई/4 है। ठीक है। अच्छा 0 से पाई में देखेंगे तो टोटल एरिया इंटीग्रेशन करना ना 0 से पाई में साइन स्क्वायर का, 0 से पाई में ये वाला ये एरिया पाई/2 बन जाएगा। तो ये वाई एवरेज जो बनेगा, पहले तो लिमिट लगा के दिखाऊँ तो मैं कि साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 से पाई अपॉन में, नीचे तो डेल्टा एक्स बन जाएगा और इसका रूट ले लेना है। ऊपर जो बनेगा वाई एवरेज साइन स्क्वायर एक्स का एवरेज, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स का एरिया इंटीग्रेशन 0 से पाई में, वो बन जाएगा पाई/2, पाई/4 प्लस पाई/4 पाई/2 बन जाएगा। यहाँ पे देख लो अपॉन में डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स से पाई और इसका लेना है रूट। पाई से पाई कट गया, रूट ऑफ 1/2, यानी कि एवरेज, सॉरी एवरेज नहीं बेटा, RMS वैल्यू हम जो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, RMS वैल्यू निकाल रहे हैं। ये RMS वैल्यू बन जाएगी 1/√2, यानी कि साइन एक्स की RMS वैल्यू, साइन एक्स का RMS वैल्यू 0 से पाई के अंदर क्या बन जाएगा, 1/√2। क्लियर है क्या यार? दूसरा अगर मैं देखूं सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में देखूं 0 से 2 पाई था, 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में RMS वैल्यू देखूंगा तो ध्यान से देखो, वाई RMS जो लिखा जाएगा इंटीग्रेशन साइन, पहले स्क्वायर करा फिर उसका एवरेज लिया तो 0 से 2 पाई में इंटीग्रेट करा अपॉन में डेल्टा एक्स करा फिर रूट ले लिया। 0 से 2 पाई में जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, क्या RMS वैल्यू 0 हो सकती है? नहीं, क्योंकि स्क्वायर का जो फंक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव में ही चलेगा। तो ये वाला एरिया जितना होगा उतना ही ये वाला एरिया होगा, तो ये वाला पाई/2 तो ये वाला पाई/2, टोटल एरिया कितना बन जाएगा बेटा, पाई। क्या बन जाएगा ये, पाई। तो स्क्वायर रूट ऑफ ऊपर का एरिया तो पाई अपॉन में नीचे 2 पाई। समझ में आई बात? वाई RMS कितना बन जाएगा, 1/√2, यानी कि RMS वैल्यू में कैलकुलेट करूं, यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं RMS वैल्यू, अगले पेज पे लिख देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। फॉर y इक्वल टू साइन एक्स, एवरेज वैल्यू लिखूंगा 0 to पाई तो बन जाएगा 2 में पाई, यही बना था, वेरीफाई कर 2 में पाई, हाँ। और अगर मैं लिखूं 0 से 2 पाई में, तो क्योंकि 0 से 2 पाई में एरिया ही 0 हो जाता है तो उसका एवरेज भी 0 बन जाएगा, ये 0 होता है। RMS वैल्यू अगर मैं लिखूं तो 0 से पाई के अंदर RMS वैल्यू 1/√2 निकल के आई और 0 से 2 पाई के अंदर भी वो वैल्यू 1/√2 निकल के आई। कैसे बोल सकते हैं इस चीज़ को, हम बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर ध्यान से देखना, इस ग्राफ के अंदर यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ें रिपीट हुई हैं, यहाँ से यहाँ तक जो भी वैल्यूज आई वो सेम चीज़ यहाँ से यहाँ तक रिपीट हुई है। भाई यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ से यहाँ तक का एरिया भी डबल हो गया तो डेल्टा एक्स भी डबल हो गया, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जब सेम चीज़ें रिपीट होना स्टार्ट हो गई हैं फिर तो एवरेज और RMS भी रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, सेम ही वैल्यूज निकल के आएंगी बार बार। तो एवरेज और RMS सेम आ जाएंगे अगर सेम चीज़ रिपीट होंगी तो। समझ में आई क्या यार? देख लो आराम से, ध्यान से समझ लो इस चीज़ को। आगे चलते हैं, अगला पार्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू, जैसे एवरेज स्पीड तुम्हें निकालनी हो, इस एवरेज स्पीड निकालनी तुम्हें इस पार्टिकल की जिसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड v इक्वल टू 3t² + 1 मीटर पर सेकंड है। किसी टाइम t पे स्पीड दे रखी है तो हमें 1 से 5 सेकंड में जो भी आएगा डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम निकालने, या तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना आता नहीं है ऐसे फंक्शन का, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे तो वेलोसिटी कौन से टाइम की लिखेंगे, हर टाइम वेलोसिटी अलग है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करके भी नहीं कर सकते हम तो कैसे करेंगे? या तो हम पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखें, वो हम काइनेमेटिक्स में सीखेंगे, लेकिन हमने जो किसी फंक्शन का एवरेज निकालना सीखा, क्या उससे हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं क्या? उससे करके देखते हैं। तो जो v एवरेज बनेगा वो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन y एज ए फंक्शन ऑफ x का y dx अपॉन में इंटीग्रेशन dx एवरेज होता है, तो v एज ए फंक्शन ऑफ t का इंटीग्रेशन करेंगे तो v dt अपॉन में इंटीग्रेशन dt
ये इसका एवरेज बन जाएगा। और किसी भी T1 से T2 तक कर लेंगे इसको, 1 से 5 तक निकालना है तो 1 से 5 तक निकाल लेंगे, 1 से 5 तक निकाल लेंगे भाई। तो ऊपर तो v रख देंगे 3t² + 1, इसका इंटीग्रेशन 1 से 5 में, और नीचे तो dt का इंटीग्रेशन t बन जाएगा, इसकी लिमिट 0 से 1 से 5 में, तो नीचे तो डेल्टा t बनना था एक तरीके से, तो वो बन भी रहा है 5। ऊपर 3t² का इंटीग्रेशन t³/3, तो 3 कट जाएगा, t³ + 1 का इंटीग्रेशन t, और ये 0 से 5 में। अब देखो अपर लिमिट रखोगे तो 5 का क्यूब 25 × 125 + 5 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 + 0 अपॉन में 5, तो 125 + 5 क्या बन जाएगा 130 अपॉन में 5। तो जो एवरेज स्पीड निकल के आएगी बेटा वो कितनी निकल के आएगी, 5 × 2 = 10, 3 5 6 36 5 6 30, 26 मीटर पर सेकंड। तो 0 से 5 के इंटरवल में ये एवरेज स्पीड जो निकल के आएगी वो 26 मीटर पर सेकंड से आएगी। यानी कि ये जो वेरिएबल वेलोसिटी है ना, उनसे मत दौड़ाओ तुम। अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सीधा पूछता तुमसे कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t = 1 टू t = 5, t = 1 से t = 5 में जो चलेगा उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, अगर तुम्हारा ये सवाल होता तो 1 से 5 का एवरेज निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट तुम सीधे निकाल सकते हो। अब कि भाई तुम वेरिएबल वेलोसिटी से ना चला करके तुम कांस्टेंट इसी से चलाओगे तो सेम ही हमें रिजल्ट मिलेंगे, वही तो कांस्टेंट वैल्यू एवरेज वैल्यू होती है। तो यानी कि अब हम उस वेरिएबल को एवरेज वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। हम वी एवरेज t = 1 से t = 5 का जो भी एवरेज वेलोसिटी है उसको डेल्टा t से मल्टीप्लाई करके सीधा डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 26 × 5। मैं बोल सकता हूँ कि इस 1 से लेकर 5 में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 0 3 30 130 मीटर आएगा। समझ में आएगी बात। और यहाँ से भी देखो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, यही तो एवरेज वेलोसिटी होगी। समझ में आ गई क्या बात, क्या बनेगा डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो टाइम तो 5 सेकंड ही था, तो ऊपर जो आया वो डिस्प्लेसमेंट ही हो सकता था, वो 130 वही बन रहा है देखो, 130 मीटर पर सेकंड। ये आंसर इसका, सॉरी 130 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 5 सेकंड में, ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? आगे चलो, ये आज का एवरेज और आरएमएस का लास्ट क्वेश्चन है, और फिर इसके बाद में हम इंटीग्रेशन के बाकी के अलग टाइप के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, है ना। अलग टाइप के एप्लीकेशन, एरिया वॉल्यूम निकालने वाले, ठीक है। एरिया, ग्राफ के अंदर एरिया निकालना, किसी अलग टाइप की स्ट्रक्चर ही दे दी जाएगी, उस स्ट्रक्चर का, स्फीयर का सरफेस एरिया कैसा होगा, स्फीयर का वॉल्यूम कैसा होगा, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो अभी के लिए आज का ये जो आरएमएस एवरेज वाला जो एप्लीकेशन है उसका लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लेते हैं, आराम से समझ लेते हैं। अगर तुम्हें एसी सोर्स दे दिया जिसमें करंट I = I0 sin ωt से बदल रहा है, अब तुम्हें ये नहीं पता कि ये कैसे करंट होता है। ऐसा भी करंट होता है जो साइन के साथ बदल रहा हो, उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, 12th क्लास में आएगा। हमें दे रखा है कि ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2π/t, और जो टाइम दे रखा है वो 0 से t तक का दे रखा है, तो इसमें रख दो ओमेगा की वैल्यू। तो करंट जो बन जाएगा फंक्शन ऑफ t बन जाएगा I0 sin 2π/T इंटू स्मॉल t, ये बन जाएगा करंट, ठीक है। अब ये 2π/T इंटू स्मॉल t, इसको अगर x बोल दूं तो t की वैल्यू 0 पे तो x की इनिशियल वैल्यू तो बन जाएगी 0, और t की वैल्यू T पे x की फाइनल वैल्यू बन जाएगी 2π। भाई अगर मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो ये 0 बन जाएगा, और यहाँ पे T रखूंगा तो T से T कट जाएगा, 2π बन जाएगा। यानी एक तरीके से 0 से T बोलने का मतलब है साइन की वैल्यू 0 से 2π में निकालना। समझ में आई क्या यार? तो ये जो बनेगा, अगर हमें एवरेज चाहिए तो इंटीग्रेशन I0 sin ωt, एक फंक्शन जो हमारा है वो I0 sin ωt है, dt 0 से T में अपॉन में इंटीग्रेशन dt 0 से T। समझ में आ गई बात? अच्छा, इस ओमेगा टी को मैं x से रिप्लेस कर दूं, अगर मैं इस ओमेगा इंटू टी को x से रिप्लेस कर दूं तो फिर आसानी से सोल्व हो जाएगा। वरना तो तुम इसको इंटीग्रेट करो, और इंटीग्रेट करके और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कोस माइनस का कोस ओमेगा टी, सॉरी हाँ माइनस कोस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा से डिवाइड होगा, ओमेगा 2π/t रखेंगे, उस तरीके से भी कर सकते हो। अदरवाइज ओमेगा टी को तुम x से रिप्लेस कर दोगे तो t की वैल्यू 0 पे x 0 बन जाएगा, और t की वैल्यू T पे x 2π बन जाएगा। यानी मैं इसको I0 sin x dx, है ना, इसको लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा इंटू टी का डिफ्रेंशिएट इक्वल टू dx x का dx। तो dt को मैं, सॉरी dt को लिख सकता हूँ dx अपॉन में ओमेगा, और इस तरीके से इसको 0 से 2π में एवरेज निकाल सकता हूँ। नीचे भी dt की जगह dx अपॉन में ओमेगा 0 से 2π में। अब देखो ये ओमेगा से ओमेगा ये दोनों कट गए, तो वही बात बन गई, वाई एवरेज जो बना
वो इंटीग्रेशन आई नॉट साइन एक्स डी एक्स अपॉन में ये डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में, और एक पूरे साइकिल में 0 से 2 पाई में एक साइकिल में जो एवरेज बनता है वो हमने निकाल रखा है 2 अपॉन में इसका जो बनेगा वो 0 बनेगा, है ना। साइन का ग्राफ जो बनेगा 0 से 2 पाई में ऐसा बनेगा ना, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के 0 बन जाएंगे। तो ये एवरेज तुम कैलकुलेट करके देखना, 0 निकल के आएगा। RMS अगर मुझे निकालना हो, YRMS, इसको भी लिखेंगे IRMS, YRMS या आई एवरेज बोलो या वाई एवरेज बोलो, ये आई एवरेज है तुम्हारा, एवरेज करंट है 0 से 2 पाई का। लेकिन IRMS लिखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स का हमें RMS वैल्यू निकालना पड़ेगा। हमें आई नॉट साइन ओमेगा टी है, इसका स्क्वायर करना है, उसको इंटीग्रेट करना है 0 से कैपिटल टी में, और नीचे कैपिटल टी माइनस 0 डेल्टा टी, और उसका रूट लेना है। यानी कि 0 से 2 पाई के अंदर इसका RMS वैल्यू निकालना है। आई नॉट तो बाहर निकाल लो, कॉन्स्टेंट है, तो आई नॉट तो बाहर आ गया, हमें एक अंदर बन गया जो बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 से कैपिटल टी अपॉन में इंटीग्रेशन डी टी। तो ये वाली जो एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हमने ऊपर ही निकाली थी, साइन स्क्वायर की RMS वैल्यू, सॉरी साइन स्क्वायर की RMS वैल्यू अभी ऊपर निकाली, उसको यूज़ में ले लेते हैं सीधे सीधे। हाँ, साइन स्क्वायर की 0 से 2 पाई में एवरेज वैल्यू 1/√2 निकाली थी हमने। तो ये वाली वैल्यू 1/√2 अगर बनेगी तो हम सीधा लिख सकते हैं अब आई नॉट, जो IRMS था वो आई नॉट इंटू इसकी RMS वैल्यू ये 1/√2 है, तो IRMS जो बनेगा वो आई नॉट बाई रूट 2 बनेगा, T इक्वल टू 0 से T इक्वल टू कैपिटल T में। समझ में आई क्या यार? ये एप्लीकेशंस हम आगे पढ़ेंगे इस तरीके से, और इनको बहुत डिटेल में बहुत तरीके के आगे के एग्जांपल करेंगे जब इनके मेन यूजेज आएंगे। बट अभी के लिए मैंने तुम्हें आइडिया दिया कि तुम किस किस तरीके से इस चीज़ को यूज़ में लेने वाले हो, इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस को। समझ में आएगी यार? क्लियर होगा ये सब? नहीं है तो एक बार वीडियो बैक करके देख लेना, और बाकी आज के जो यूजेस हैं या फिर आज के जो एप्लीकेशन यहीं कंप्लीट कर लें, यहीं ख़त्म कर लें। अगले लेक्चर में बाकी के बचे हुए जो एप्लीकेशन है वो पढ़ेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग से प्रॉब्लम्स करेंगे जैसे आज करें हमने। कोई डाउट हो तो मैं किसी भी तरह के प्रिपरेशन रिलेटेड तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 7696836922। अदरवाइज अभी डाउट ग्रुप पे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? डाउट ग्रुप पे मिलेंगे, माफियाज डाउट ग्रुप, या फिर माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप 10:30 पे मिलेंगे। वहाँ पे कोई भी डाउट हो तुम्हारा वहाँ पे आके पूछ सकते हो, और प्रिपरेशन से रिलेटेड या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर लेक्चर में जो नहीं समझ में आया हो। अपडेट्स के लिए, क्लासेस के अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना @फिक्स माफिया, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। पूरा कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पे फ्री करवाया जाएगा, पूरा फॉलो कर सकते हो, तुम्हें कहीं से कुछ एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें तुम्हें यहीं पे करवाई जाएंगी। जो अच्छी रेफरेंस बुक्स हैं HCV, इरोडो, SBT, पाथफाइंडर, इनके होमवर्क भी तुम्हें दिए जाएंगे। अभी तो बेसिक मैथ चल रहा है तो मैं होमवर्क कहाँ से ही देता, बाकी इनसे तुम्हें प्रॉपर होमवर्क मिलेगा हर एक क्लास के एंड में कि जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर तुम कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हो इन बुक्स में से। और एक कोचिंग का मटेरियल तुम्हें खुद से फॉलो करना पड़ेगा, उसके अलावा तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं फिजिक्स में। ठीक है, तो भाई अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन की और भी एप्लीकेशन हम सीखेंगे। ठीक है, ओके, बाय।